Hello everyone, this is Shikha from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So, yes, I'm back with some another new topic on DevOps. ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, आज से हम लोग एक न्यू टूल को शुरू करने वाले हैं. ठीक है, एंड इसका जो नेम है वो भी विजिबल ही है आप सबको, जिसका नेम प्रोमेथियस है. तो आज से हम लोग डेवॉप्स के अंदर एक ऐसे मॉनिटरिंग टूल को यूज करने वाले हैं जिसका नेम प्रोमेथियस है. इस मॉनिटरिंग टूल के थ्रू आप लोग को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, लाइक किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, किस तरीके से आप मेट्रिक्स देखते हो, किसी भी टारगेटेड रिसोर्सेज का एनालिसिस करते हो कि कैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, सो ये सब कुछ आपको इस मॉनिटरिंग टूल के थ्रू पता चलता है. एडिशनली आपको मैं इतना बता देती हूँ, डेवॉप्स के अंदर अगर आपको किसी भी मॉनिटरिंग टूल की नॉलेज है सो इट इज गुड, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द फुल नॉलेज ऑफ डेवॉप्स इंक्लूडिंग इट्स मॉनिटरिंग टूल एज वेल. ओके, तो अगर आपको बाकी सभी डेवॉप्स के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं वो सभी टूल्स की नॉलेज है अच्छी खासी, तो आपको मॉनिटरिंग टूल की भी नॉलेज होनी चाहिए. एंड मॉनिटरिंग टूल में देर आर मेनी मॉनिटरिंग टूल अवेलेबल इन मार्केट. ठीक है, मार्केट में इतने बहुत सारे हैं एंड उनमें से अगर मैं बात करूँ तो प्रोमेथियस आपका एक वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो मॉनिटरिंग टूल में काउंट होता है. एंड इन टुडेज एरा और शुड ऐसे इन आज के टाइम पे अगर हम देखें मार्केट में और कंपनीज में ज्यादा प्रोमेथियस को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज प्रोमेथियस जो है वो बेटर टूल है एज कम्पेयर टू अदर्स मॉनिटरिंग टूल. ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोग आज से प्रोमेथियस का स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा न्यू मॉनिटरिंग टूल इन डेवॉप्स. और आज के लेक्चर में एज यू कैन सी दिस इज द लेक्चर नंबर 1. सो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग आज इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे प्रोमेथियस का, कि प्रोमेथियस होता क्या है. ठीक है, इस ये मार्केट में क्यों आया, इसके पीछे आने का रीजन क्या था एंड द मेन मोटिव ऑफ दैट. एडिशनली हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके फ्यू कंपोनेंट्स क्या है जिसके थ्रू प्रोमेथियस वर्क करता है. तो पूरा का पूरा आज वर्क फ्लो इसका हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे सो दैट वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोमेथियस and we can move further with Prometheus so that we can know that how we can collect the metrics from the targeted resources. Okay, तो हम लोग ये सब कुछ समझ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के इस लेक्चर की वजह से. तो अगर आप आज का लेक्चर मिस करते हो, ये लेक्चर नंबर 1, सो यू विल, आप देखो एक तरीके से आपका ये कहीं ना कहीं लॉस होगा, बिकॉज आपको जब फर्स्ट लेक्चर ही समझ नहीं आएगा इंट्रोडक्शन की बेसिकली प्रोमेथियस काम कैसे करता है, देन हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी अदर थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 and it is very important, so I recommend you all that you should watch the entire video. Okay, so yeah, let's begin with the lecture without wasting our time. Okay, start करते हैं प्रोमेथियस से. so अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही ये पुट अप कर दूं, व्हाट इज प्रोमेथियस. तो अगर हम लोग नॉर्मली गूगल पे भी या किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर जाकर सर्च करते हैं व्हाट इज प्रोमेथियस, तो हमारे सामने कुछ फ्यू इन जस्ट फ्यू लाइंस के अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है इन अ शॉर्ट वे कि जो प्रोमेथियस है वो होता क्या है. ठीक है, तो अगर आप सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा. लाइक क्या बोलते हैं वो कि जो प्रोमेथियस है वो आपका एक ऐसा ओपन सोर्स टूल किट है. आप टूल किट बोल लो, ठीक है, आप टूल बोल लो, सिस्टम बोलो, एनीथिंग. तो ओपन सोर्स आपका एक ऐसा सिस्टम है या फिर टूल किट है जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग करते हो. ठीक है, तो क्या कहा जाता है, जब भी आप कोई डेफिनेशन देखोगे प्रोमेथियस की तो आपको क्या मिलेगी, प्रोमेथियस इज एन ओपन सोर्स सिस्टम मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल किट विद इन एक्टिव इकोसिस्टम. मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोमेथियस जो है वो एक ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम है जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग एज वेल एज अलर्टिंग दोनों ही कर पाते हो. इसीलिए इसको बोला जाता है टूल किट, क्योंकि दो ही फीचर्स नहीं, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स है जिसके थ्रू आप एक सिंगल टूल के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं. तो दैट्स व्हाई वो बोल रहे हैं टूल किट है. ठीक है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, एक एक्टिव इकोसिस्टम को हैंडल करने के लिए. तो मतलब इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि आप प्रोमेथियस के थ्रू मॉनिटरिंग भी कर सकते हो एंड अलर्टिंग भी कर सकते हो. मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग से मतलब है अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है मेरे एक्टिव इकोसिस्टम में या फिर मेरा एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है मैंने, उस इंफ्रा को एनालिसिस करना है, मुझे ये देखना है भाई वो कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो कैसी परफॉर्म कर रही है, उसका एनालिसिस करना है, उसका मुझे डेटा चाहिए. तो उस डेटा को आप बेसिकली, डेटा को ही आप मेट्रिक बोलते हो, तो उस मेट्रिक को मुझे कलेक्ट करना है या पुल करना है, तो उसके लिए मुझे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. और मॉनिटरिंग के लिए आपके पास एक टूल होता है जिसका नेम प्रोमेथियस है. तो प्रोमेथियस आपको पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करके दे देता है ऐसे कुछ एक्टिव
इंफ्रास्ट्रक्चर का, एडिशनली इसी तरीके से आपकी एप्लीकेशंस का। और अलर्टिंग से मतलब है कि अलर्ट भी करके देता है। अलर्टिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक आपने कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस, और आप बोल सकते हो आपने कैसी पॉइंट रख दिए थे, ठीक है, आपने बोल दिया था, आपने कैसे लूप रखे थे कि क्या हो, मान लो मेरा अगर सीपीयू यूसेज कभी भी आउट ऑफ 80% ज्यादा हो जाता है, ठीक है, या मेरा कोई भी रिसोर्स रैन आउट ऑफ मेमोरी होता है, तो मुझे एक अलर्ट कर देना। तो मुझे पहले से ही अलर्ट कर देना अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है मेरे पास। तो उस टाइम पे जो अलर्ट मैनेजर होता है, मतलब ये अलर्टिंग का भी काम आपको करके देता है, अलर्टिंग का भी फीचर देता है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ जिससे आपकी एप्लीकेशन डाउन जा सकती है, तो वो आपको पहले ही अलर्ट कर देता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोमेथियस एक मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल है, ठीक है। तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, प्रोमेथियस क्या है, एक आपका ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स सिस्टम एज इन लाइक इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, और जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग कर पाते हो। किस चीज की? आप मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग कर पाते हो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, इवन इफ इट such type of traditional infra or by कंटेनराइज एप्लीकेशन अगर कोई रन हो रही है आपके उस इंफ्रा पे, या फिर कोई डायनेमिक एप्लीकेशन रन हो रही है, मतलब हाईली एक्टिव इकोसिस्टम को भी ये मॉनिटर कर पाते हैं। और उसके साथ साथ नॉर्मल आपका जो ट्रेडिशनल टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था जिसमें आप बेयर सर्वर का यूज करते थे, उसको भी ये मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है। सो इसका मेन काम क्या होता है? मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग करने का। अब बात आती है जो प्रोमेथियस होता है ना, उसके थ्रू जैसे मैंने आपको बताया बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी एप्लीकेशन को एनालिसिस कर पाते हो कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक तरीके से चल रही है नहीं चल रही, उनका स्टेटस, हेल्थ स्टेटस देख पाते हो। तो प्रोमेथियस आपको ये पूरा का पूरा एक फीचर प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, प्रोमेथियस जो है आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स देता है। बाकी अगर आप मॉनिटरिंग टूल को देखोगे, बाकी मॉनिटरिंग टूल में आपको इतना अच्छा फीचर नहीं मिलता जितना प्रोमेथियस देता है। जैसे कि ये कहता है कि ये हार्डवेयर लेवल ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे भी आपको मॉनिटरिंग करके देगा। मतलब सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर लेवल, दोनों ही लेवल की मॉनिटरिंग आपको मिल रही है कि भाई हार्डवेयर के अंदर आपका सीपीयू यूसेज कैसा चल रहा है, ठीक है, मेमोरी ठीक है नहीं ठीक, रैम सही प्रोवाइडेड है नहीं प्रोवाइडेड, सब कुछ आपको करके दिखा रहा है, ठीक है। वही आपके सॉफ्टवेयर बेस पर भी, सॉफ्टवेयर बेस आपकी एप्लीकेशन ठीक चल रही नहीं चल रही, कोई सर्विसेज तो नहीं बंद हो गई, कोई प्रोसेसेस तो नहीं बंद हो गए, तो मतलब सब कुछ आपको हार्डवेयर और इवन सॉफ्टवेयर लेवल, दोनों ही लेवल के ऊपर आपको मॉनिटरिंग अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। एडिशनली वन मोर थिंग, जो प्रोमेथियस आपका एक ऐसा टूल है जो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, जो प्रोमेथियस के मोस्टली जो कंपोनेंट्स है ना वो गो लैंग्वेज में लिखे गए। लेकिन ये नहीं है कि अदर लैंग्वेजेस को नहीं अंडरस्टैंड करता, ये अदर लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड कर लेता है। इवन इफ किसी भी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम हो, जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके पास खुद की अपनी क्लाइंट लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। सो क्लाइंट लाइब्रेरीज क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो गो लैंग्वेज में लिखे हैं, क्या कंपोनेंट्स का यूज केस क्या है, ये सब अभी हम लोग कवर अप करेंगे। बट मैं आपको जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन में और एक सिंपल वे में आपको ये जस्ट समझाना चाहती थी पहले कि प्रोमेथियस होता क्या है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। प्रोमेथियस इज जस्ट नथिंग, एक ऐसा मॉनिटरिंग और एक अलर्टिंग टूल है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन का और आपके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मेट्रिक्स निकाल पाते हो, ठीक है। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन, जो कि मोस्टली अगर आप कभी कुछ भी नॉर्मली जब भी आप किसी चीज को भी पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि अगर अच्छा हम लोग इस पर्टिकुलर टूल को जो पढ़ रहे हैं, इस टूल को मार्केट में कैसे लाया गया है ना, इस टूल को ही हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, अदर टूल्स को क्यों नहीं यूज कर रहे अगर इसके ऑल्टरनेट अवेलेबल है। सो व्हाई आर वी यूजिंग स्टिल दिस वन टूल, व्हाई आर वी नॉट यूजिंग द अदर वंस। लाइक अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग टूल्स की, तो डेवॉप्स के अंदर और मार्केट में ना मॉनिटरिंग टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है, सच एज आपका जेबिक्स है, आपका नेगियोस है आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से प्रोमेथियस है आपका। तो बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल है जिनमें से ये तीन जो होते हैं मेन होते हैं आपके, जो कि आजकल जिनका ज्यादा मार्केट में ट्रेंड भी है, आप बोल सकते हो बूम पे चल रहे हैं, तो जेबिक्स, नेकियोस और प्रोमेथियस। तो इन तीनों में ही ज्यादा आपस में कंपटीशन रहता है। तो ये तीन आपके मेन टूल होते हैं। इन तीनों में से ज्यादा यूज आजकल प्रोमेथियस होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे ये मार्केट में है, हम लोग इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, हम सभी को पता है जैसे जैसे डेवॉप्स का जो मार्केट है, डेवॉप्स आपका जो
आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से वो और आए दिन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसके लिए हमें मोर एंड मोर ऑटोमेशन की नीड पड़ेगी, है ना। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हमारा काम भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे काम पे ज्यादा हमें प्रेशर पड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, हमें ज्यादा माथापच्ची करनी पड़े। हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी काम हो जाए इन अ स्मार्ट वे। तो अब सभी लोग स्मार्ट वे में करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेशन का यूज करते हैं। तो क्या होता था पहले के टाइम पे, प्रोमेथियस जब नहीं अवेलेबल था तो क्या होता था, आप लोग नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं हमारे पास ये एक डेटा सेंटर है, ठीक है। इतना ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये में हमारा डेटा सेंटर है, ठीक है। इस डेटा सेंटर के ऊपर ले लेते हैं हमारे कुछ सर्वर्स रन हो रहे हैं। लेट अज्यूम हमारे 4 सर्वर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये जो चारों सर्वर है, हमने क्या बोल दिया, इन चारों सर्वर पर सेम एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। सेम एप्लीकेशन रन हो रही है, आपकी XYZ नाम की एक एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आपकी, यहाँ पे भी यहाँ आपकी, यहाँ पे भी। मैंने बोला इसी इन्हीं सर्वर्स में ना नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे रन हो रहे हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज ले लो, 100 ऑफ सर्विसेज आपकी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। आपने इनको कुछ कोर CPU प्रोवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। कुछ GB रैम आपने प्रोवाइड कर दी है। इस तरीके से आपने सब कुछ इनमें डिफाइन कर दिया। लोड बैलेंसर आपने अलग से एक्सटर्नल रिसोर्स लगा दिया ताकि आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके और लोड बैलेंस हो सके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ट्रैफिक को आपके। एंड देन आपने इसके अंदर आपकी HTTP रिक्वेस्ट बेस्ड आपकी ट्रैफिक आ रहा है। तो मतलब आपने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। आपके इन मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर आपकी सेम एप्लीकेशन XYZ चल रही है, लेकिन ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आ रहा है। तो ये हमारा एक सिंगल डेटा सेंटर है जिसके ऊपर हमारे सर्वर्स हम लोगों ने सेटअप कर रखे हैं, और इनके ऊपर हमारी एक सेम एप्लीकेशन रन हो रही है विच इज XYZ, ठीक है। अब इस XYZ एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, 100 ऑफ सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है। और ये हमारे सर्वर्स कुछ अपना CPU यूसेज कर रहे हैं जितना अमाउंट इनको लेना है। अज्यूम करो अब ये जो है आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है, मैंने मान लो आपकी कंपनी में आपसे किसी ने कह दिया कि आपको इसमें से क्या करना है, आपको मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स एज इन लाइक आपको डेटा निकालना है कि भाई हमारे जो इस पूरे के पूरे डेटा सेंटर में लाइक कितना नंबर ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, मुझे ये देखना है। HTTP रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, ड्यूरेशन क्या है उनकी, काउंट देखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट का काउंट देखना है, ड्यूरेशन देखना है। मैंने बोला कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस और सर्विसेज इसमें रन हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन ऐसे तो नहीं डाउन जा रही है, या फिर कोई ऐसी तो नहीं कोई सर्विस बंद हो गई, या कोई हमारा जो सर्वर है वो रन आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, कोई CPU यूसेज है उसका CPU यूसेज खत्म हो चुका है, मोस्टली खत्म ही होने वाला है, ठीक है। हमारे सर्वर्स के ऊपर रैम नहीं बची है कि ट्रैफिक और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मान लो आपका ओवरलोडिंग हो गया है, लेटेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इतने सारे, ऑफ कोर्स सी बात है भाई, एक बड़ा इंफ्रा जब होता है, एक बड़ा इंफ्रा जब चल रहा होता है आपका पूरा, आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है, तो उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को अगर स्मूथली रन करना चाहते हो इतने कॉम्प्लेक्सिटी वाले एनवायरमेंट में, तो वो इतना इजी नहीं होता कि आप उसको स्मूथली रन कर सको। उसको स्मूथली आपको रन करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट और ज्यादा उसके अंदर बैठकर काम करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स का यूज करना पड़ेगा, विच इज नॉर्मल। तो इतने बड़े इंफ्रा को हैंडल करना मैन्युअली इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो पॉसिबल तो है लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। चैलेंजिंग एज इन लाइक अगर मान लो यहाँ पे कोई एक बंदा बैठेगा, अगर उसके लिए उसको अकेले को अगर इस पूरे डेटा सेंटर को हैंडल करना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल पर्सन। बहुत सारी एक बहुत बड़ी टीम बैठेगी, आपकी मॉनिटरिंग टीम, जो क्या करेगी, आपके पूरे डेटा सेंटर को मॉनिटर करेगी, देखेगी भाई कोई हमारी ऐसा तो नहीं कोई सर्विस हमारी डाउन जा रही है, हमारा कोई सर्वर रन आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, CPU यूसेज कैसा चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें अलर्ट तो आ रहा नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने ऐसा कोई अलर्टिंग वाला कुछ काम नहीं किया है कि जिसके थ्रू हमें अलर्ट मिल सके। ऐसा कोई अलर्ट मैनेजर हमारे पास अभी लगा नहीं है, हमने लगाया नहीं है हमारे इंफ्रा पे। सो हमें अलर्ट भी नहीं मिल रही कि भाई कोई CPU यूसेज फुल हो गया, ओवरलोडिंग हो रही है, रिस्पॉन्स लेटेंसी रिस्पॉन्स हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, एनीथिंग। तो यहाँ पे अब आप मैन्युअली एक एक सर्वर को देखोगे, उसके अंदर प्रोसेसेस को देखोगे, सर्विसेज को देखोगे, मतलब सब कुछ खुद से मैन्युअली चेक करोगे, मैट्रिक्स को खुद से निकालोगे, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को, एंड देन अपने डैशबोर्ड पे बैठ के देखोगे कि भाई मैट्रिक्स में क्या है क्या नहीं हो रहा है, डीबगिंग करोगे बेसिकली।
तो जब आप मैनुअली करते हो ना तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इवन मैनुअली करने से आपको देखो मैन पावर फालतू की लग रही है, जो आप काम ऑटोमेशन के थ्रू इन विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आप बोल सकते हो आवर्स में करा सकते हो। जब आप मैनुअली कराने बैठते हो ना एक काम, तो बहुत दिन लग जाते हैं, काफी टाइम लग जाता है। और आपकी मैन पावर लगाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है, उनको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनको, है ना। सो देर आर मेनी थिंग्स विच इज काइंड ऑफ आप बोल सकते हो वेस्ट जाती है जब आप मैनुअली करते हो काम को, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। सो इसीलिए मार्केट में आया तब कि भाई ट्रेडिशनल ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है ना, ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर मान लो आपके जो सर्वर आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है, कोई कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है या कोई भी डायनेमिक एप्लीकेशन है, इवन इफ बेयर सर्वर पे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी पे भी ले लो, एज्यूम कर लो। लेकिन इनको जब मैनुअली हैंडल करने की बात आती है, मैनुअली मॉनिटरिंग करने की बात आती है ना, तो थोड़ा काम चैलेंजिंग हो जाता है। तब मार्केट में आपके आए थे मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है। तो मॉनिटरिंग टूल के आने के बाद आपका काम हो गया थोड़ा इजी। इजी कैसे हो गया, हमने क्या बोला, हम लोग एक फिजिकल सर्वर लेंगे, उसको एज अ मॉनिटरिंग टूल कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी मॉनिटरिंग टूल को ले लो, इंस्टॉल कर लो पैकेजेस, एंड देन आप उस पर्टिकुलर सर्वर को एज अपना मॉनिटरिंग टूल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे इसको प्रोमेथियस का मॉनिटरिंग टूल बनाना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ प्रोमेथियस हमारा सर्वर हो। तो प्रोमेथियस सर्वर बनाने के लिए आपको इसके अंदर प्रोमेथियस का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फाइल जब जनरेट करोगे तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लाइक स्क्रिप्ट होती है जिसको आपको लिखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और ये जो प्रोमेथियस सर्वर होता है इसके भी फ्यू कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अभी कंपोनेंट्स एंड फाइल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये आगे का प्रोसेस रहेगा जब हम लोग वर्कफ्लो पढ़ेंगे। अभी जस्ट इतना अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने एक फिजिकल सर्वर लिया, उसके ऊपर प्रोमेथियस का पैकेज डाला, प्रोमेथियस इंस्टॉल किया, एंड देन इट इज माय प्रोमेथियस सर्वर, ये बन गया मेरा प्रोमेथियस सर्वर। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस डेटा सेंटर का पूरा मैट्रिक्स पुल करेगा, ठीक है, पुल करेगा या फिर आप बोलो स्क्रैप करेगा, और आपको इसके सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देगा ये पूरा का पूरा मैट्रिक। तो आप इस पूरे के पूरे सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर अपने मैट्रिक को देख पाते हो। हाँ, काफी लोग के माइंड में अभी ये डाउट होगा कि हम लोग प्रोमेथियस हमें ऐसे दिखाता नहीं है, उसके लिए तो आप अलग से एक टूल लगाते हो जिसके थ्रू आप डिस्प्ले कर सको अपने उसको, उसके लिए आप प्रोमक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हो, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने प्रोमेथियस मॉनिटरिंग टूल लगाया, ठीक है, उसके ऊपर बैठकर हम हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे सिंगल डैशबोर्ड पर हम हमारे मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि भाई क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स, आपको पूरा का पूरा डेटा अपने डेटा सेंटर का यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, बाकी आप यहाँ पे अलग से एक टूल लगाते हो, जैसे कि एक ग्राफाना होता है, ठीक है, ग्राफाना के थ्रू आप देख पाते हो, डिस्प्ले होता है आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स। प्रोमेथियस आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐसे विजिबल नहीं कर पाता है, उसके पास ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके लिए आपको अलग से एक विजिबिलिटी का डिस्प्लेइंग का टूल लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग अभी वर्कफ्लो में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जस्ट आप अंडरस्टैंड करो कि आपके प्रोमेथियस के सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर आपने अपने मैट्रिक्स को पुल किया, एंड नाउ यू आर सीइंग दैट, आप देख रहे हो ये सब कुछ आपको विजिबल है कि आपका मैट्रिक्स आपके डेटा सेंटर का कैसा है, आपने पुल कर लिया, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स अब आपके सामने विजिबल रहेगा, आप देखो भाई क्या इशू है क्या नहीं यार। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अब हम देख, हमें पता चल रहा है भाई काम तो हमारा इजी हो गया, हमें कुछ नहीं करना, कुछ फ्यू कमांड्स रन करनी है, ठीक है, हमें जस्ट पुल करना है अपने मैट्रिक्स को और हमें डिस्प्ले होके दिख जाएगा। अब वहीं आपको जहाँ इतने सारे लोगों को इतनी सारी मैन पावर हायर करनी पड़ रही थी, आपका टाइम इतना कंज्यूम हो रहा था, वो टाइम आपका बच गया, एंड आप इतनी ज्यादा मैन पावर ना लगाकर आपने सिंगल अपने एक सर्वर लॉन्च कर लिया प्रोमेथियस का, और आपका एक सिंपल एक इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, कोई भी आपका इंजीनियर बैठ के ये कर रहा है। नॉर्मली डेवऑप्स इंजीनियर को ही होता है, जो मॉनिटरिंग पे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनको रख दिया जाता है, जो डेडिकेटेड टूल पे चले जाते हैं ना उनको। तो आपका ये मॉनिटरिंग का जो इंजीनियर रहेगा वो ये करके दिखा, इस तरीके से आपको पता चलेगा मैट्रिक्स, एंड देन आपको पता चल जाएगा भाई हाँ मॉनिटरिंग भी हो रही है, अलर्टिंग भी हो रहा है। तो अलर्टिंग के लिए आप अलर्ट मैनेजर लगा लोगे और आपको पता चल जाएगा, अच्छा सीपीयू यूसेज एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक कर लो। कोई सर्वर हमारा रन आउट ऑफ मेमोरी हो रहा है, ठीक कर लो फटाफट। आपकी एप्लीकेशन डाउन जा सकती है, ये वाली सर्विस खराब हो रही है, ये वाली सर्विस नहीं चल रही, इसको ठीक कर लो, ठीक है। कोई भी प्रोसेस है, नंबर प्रोसेस में ये वाला प्रोसेस नहीं चल रहा, उसको ठीक कर लो। तो आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हो जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स में, आपको डिबगिंग हो जाएगी आपकी, भाई मॉनिटरिंग होके आ गया आपके पास मैट्रिक, आप ठीक करो। तो ये होता है, पहले के टाइम पे इस तरीके से मार्केट में काम होता था, एंड देन इस चीज को चेंज किया गया, एंड इसको क्या कहा गया कि आप मॉनिटरिंग टूल का यूज करो, तो हम लोगों ने प्रोमेथियस को प्रेफर किया।
ठीक है। अगेन मैं ये चीज बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है प्रोमेथियस ही सिंगल आपका मॉनिटरिंग टूल है, देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। बात करते हैं आगे, मेन चीज हमारे प्रोमेथियस के कंपोनेंट्स की। जैसे मैंने आपको बोला प्रोमेथियस आपको फ्यू कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोमेथियस। सो जस्ट अ सेकेंड, अज्यूम कर लो ये आपका प्रोमेथियस सर्वर है। ठीक है। सो जो प्रोमेथियस सर्वर होता है ना, उसके कुछ फ्यू कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होता है? प्रोमेथियस कहता है कि उसके ना कुछ तीन कंपोनेंट होते हैं आपके, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ये तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका इसके अंदर डेटा, क्या लिख देती हूँ मैं, डेटा रिट्राइवल वर्कर। बताती हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं नाम लिख दूं सबके। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है आपका? डेटा रिट्राइवल वर्कर। थोड़ा ना इसका साइज और छोटा कर लेते हैं हम लोग, 14। सो पहला क्या बताया मैंने आपको? डेटा रिट्राइवल वर्कर। इसी तरीके से एक आपका कंपोनेंट होता है जिसको आप टीएसडीपी भी बोलते हो, टीएसडीपी रेफर फॉर टाइम सीरीज डेटाबेस। ठीक है, ये होता है आपका सेकेंड कंपोनेंट। फिर बात आती है आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है, वो होता है आपका थर्ड कंपोनेंट। आप एचटीटीपी सर्वर भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो आप इसको अपना वेब सर्वर भी। ठीक है, जो बेसिकली आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेता है। सो इसको आप एचटीटीपी सर्वर बोल लो और वेब सर्वर बोल लो, या सर्वर एपीआई भी बोलते हैं काफी जगह। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोमेथियस के। प्रोमेथियस कहता है अगर आप अपने टारगेटेड रिसोर्सेस का डेटा पुल करना चाहते हो, डेटा को स्क्रैप करना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप डेटा रिट्राइवल वर्कर का यूज करो। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है हमारा? डेटा रिट्राइवल वर्कर। इसका काम होता है आपको मैट्रिक्स लाकर देना, पुल करके देना। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके मैट्रिक्स को पुल करता है, मैट्रिक्स यानी कि आपके डेटा को पुल करता है। कहाँ से? आपके टारगेटेड रिसोर्सेज से। अब बात आती है भाई टारगेटेड रिसोर्सेज क्या है। सो टारगेटेड रिसोर्सेज यानी कि आपके ऐसे कंपोनेंट्स, आपकी ऐसे लाइक आपकी सर्विसेज आ गई जिनके अंदर आपके सर्वर्स आ गए, आपकी एप्लीकेशन आ गए, आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ये आ जाते हैं आपके टारगेटेड रिसोर्सेज में। ठीक है, सो हम लोग इन्हीं टारगेटेड रिसोर्सेज से क्या करते हैं? हमारे डेटा को, हमारे मेट्रिक को पुल करते हैं और छोटा से हम लोग स्क्रैप करते हैं इन सभी टारगेटेड रिसोर्सेज से। एंड देन इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग पुल कर लेते हैं हमारे थर्ड पार्टी आप बोल रहे हो, या फिर अपने टारगेट रिसोर्सेज से अपने डेटा को, फिर आप इन्हीं पूरे के पूरे मैट्रिक्स को कहीं पे जाके स्टोर कर देते हो। पहले बात करते हैं थोड़ा ना टारगेटेड रिसोर्सेज के लिए, ताकि आपको पता चल सके अच्छा टारगेट रिसोर्सेज बात क्या हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, टारगेटेड रिसोर्सेज। टारगेट रिसोर्सेज से मतलब होता है, टारगेट रिसोर्सेज में आगे आपके सर्वर्स आ गए। ठीक है, आपका कोई भी सर्वर, आपका लिनक्स का है, विंडोज का है, उबंटू का है, कोई भी सर्वर ये चलेगा। ठीक है, आपकी सर्विसेज आ गई इसके अंदर, आपकी एप्लीकेशन आ गई इसके अंदर, वही आपका सॉफ्टवेयर दोनों, हार्डवेयर दोनों लेवल की। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया इसके अंदर? आपका डेटाबेस सर्विसेज के अंदर आप ले लेना, आपका अपाचे सर्वर है वो आ गया। मान लो अपाचे से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मान लो ये आपके टारगेटेड रिसोर्सेज आ गए। जब बात आती है आपके सर्वर्स की, तो इसमें आप क्या मेट्रिक लेते हो? इसमें आपके जो मेट्रिक्स पुल किए जाते हैं वो होता है आपका सीपीयू का स्टेटस देखा जाता है, ये मेट्रिक लिया जाता है आपका। ठीक है, या फिर देखा जाता है भाई सीपीयू स्टेटस बोल लो या सीपीयू यूसेज बोल लो, एक ही बात हो जाती है। आप मेमोरी देखते हो इसके अंदर। ठीक है, आपका हार्डवेयर लेवल पे आप डिस्क देखते हो भाई कितना यूज हो रहा है, वही रैम आ गया आपका, स्पेस यूसेज, बेसिकली आप स्पेस देखते हो अपना, सीपीयू कितना देख रहा है, डिस्क कितना ले रहा है, रैम कितना ले रहा है, एवरीथिंग। सर्विसेज के अंदर आप क्या लेते हो? वही कि भाई ऐसा तो नहीं हमारी एप्लीकेशन के अंदर लाइक ये देखते हो आप नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी रन हो रही है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने रन हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई सर्विस हमारी बंद पड़ गई है, ठीक है, जिससे हमारी एप्लीकेशन को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लाइक एप्लीकेशन डाउन जा सकती है। सो आप इसके अंदर सर्विसेज देखते हो। एप्लीकेशन के अंदर वही
वही आप एक्सेप्शन देखते हो, भाई क्या इश्यूज आ रहे हैं। वही आपकी कोई सर्विस तो नहीं बंद हो गई, सर्विसेज आप एप्लीकेशन के अंदर ही ले लो। तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स देखते हो कि एक्सेप्शन देखते हो। अपाचे सर्वर के अंदर आप क्या देखोगे, भाई अपाचे रिलेटेड रिक्वेस्ट कितनी आई है आपकी एप्लीकेशन पर। HTTPS रिक्वेस्ट आप देखते हो, ठीक है, काउंट करते हो कि टोटल रिक्वेस्ट कितनी है, उसकी ड्यूरेशन देख सकते हो, डेटाबेस से रिलेटेड देख सकते हो चीजें सर्विसेज के अंदर। तो मतलब आप इस तरीके से अपने मैट्रिक्स लेते हो और इन्हीं मैट्रिक्स को आप पुल करवाते हो। पुल बोल लो या फिर स्क्रैप बोलो, एक ही बात होता है, ठीक है। किसके थ्रू, डेटा रिट्राइवल वर्कर के थ्रू। जो डेटा रिट्राइवल वर्कर होता है, ये याद रखना, वो जो हमेशा ये हमेशा क्या करता है, जब आपके डेटा को पुल करता है ना, तो ये क्या करता है, ये देखता है कि आपका जो डेटा पुल किया जा रहा है, जो मैट्रिक पुल किए जा रहे हैं जिस भी पर्टिकुलर सर्वर से, किसी भी ठीक है एप्लीकेशन से, तो उनका ना HTTP एंड पॉइंट होना चाहिए। HTTP एंड पॉइंट से मतलब है कि वो पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है, जब हम हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, हम अपनी छोड़ो, मान लो मैं फॉर एग्जांपल किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करती हूँ। लेट अज्यूम मैंने बोला कि मुझे एक एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, मैंने बोला हम फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पे गई, ये ई कॉमर्स आपकी एक साइट है, ठीक है, मैंने बोला फ्लिपकार्ट ओपन किया, ये फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन आ गई, ये मुझे दिख रही है। ये जो अभी आपके किस पोर्ट नंबर पर एक्सेस हो रही है, ये बेसिकली आपके इसके ऊपर ना HTTP एंड पॉइंट चल रहा है। HTTP एंड पॉइंट का मतलब है, मान लो इसका फ्लिपकार्ट का अपना खुद का एक डेटा सेंटर होगा, ठीक है, इसकी खुद की एक मॉनिटरिंग टीम बैठी होगी जो किसी भी मॉनिटरिंग टूल का यूज कर रही होगी, एनीथिंग ले लो। जब ये पर्टिकुलर इस आपके फ्लिपकार्ट के डेटा सेंटर से आपके मेट्रिक को पुल करते होंगे, तो ये लोग क्या करते होंगे, ये देखते होंगे कि भाई आपके आज के दिन कितने लोग आए, ठीक है, किन्होंने रिक्वेस्ट को लाइक आपके एप्लीकेशन को हिट किया, वही आपकी HTTP रिक्वेस्ट काउंट करेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन देखेंगे, और कौन कौन से पेज पर विजिट किया, ये सब कुछ आपका डेटा सेंटर के अंदर, आपके पूरे डेटा सेंटर पर ये जो आपके सर्वर लगे होंगे फ्लिपकार्ट के, वहां आपसे मैट्रिक को पुल किया जाएगा। तो उन मैट्रिक्स के अंदर आपको ये डिस्प्ले होगा कि भाई कितने लोग आए थे, कितनों ने कौन से पेज को विजिट किया, किन्होंने आपके सामान को, प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है, और किन्होंने मेंबरशिप आपकी लाइक पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ले लिया है, एनीथिंग, सब कुछ देखेंगे। अब जब ये देख रहे होंगे, तो हम सभी को पता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को हिट करते हो, तो उस एप्लीकेशन की खुद की HTTP एंड पॉइंट होते हैं। HTTP एंड पॉइंट का मतलब है आपकी एप्लीकेशन अपाचे सर्विस पर रन हो रही होती है। हम सभी को पता है जो अपाचे सर्विस होती है, अपाचे सर्वर का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, वो होता है 80 पोर्ट नंबर। मतलब एक एप्लीकेशन 80 पोर्ट नंबर को हिट करती है, एंड दिस इज द बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, ठीक है। वो अपाचे पर ही हिट करती है, अपाचे को ही एक्सेस करती है, अपाचे के थ्रू ही आप किसी भी साइट को, किसी भी एप्लीकेशन को देख पाते हो। तो आपकी कोई एप्लीकेशन अगर अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ कनेक्टेड नहीं होती, मतलब अपाचे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर HTTP एंड पॉइंट को रिलीज नहीं कर पा रही, सो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू विजिबल टू अदर्स। अगर वो विजिबल हो रही है, तो इसका मतलब ये है आपकी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज नॉट सिक्योर, एंड इट इज नॉट सिक्योर एट ऑल। तो आपको कहा जाता है आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाओ। सिक्योर बनाने आप अपाचे के जो पोर्ट नंबर है उससे अपनी मेन एप्लीकेशन को कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन एक कंटेनर के ऊपर रन हो रही है, तो आप अपने कस्टमर्स को अपने कंटेनर का IP एड्रेस तो दोगे नहीं, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आप दे रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आप अपने कंटेनर का पोर्ट नंबर तो नहीं दोगे ना, सॉरी, कंटेनर का IP एड्रेस नहीं दोगे। आप अपने कंटेनर को एक पोर्ट नंबर दोगे और कहोगे आपका ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, कंटेनर का पोर्ट नंबर आप मैप कराओगे अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ। बिकॉज अपाचे आपका जो पब्लिक IP होता है, आपका होस्ट एड्रेस बाय डिफॉल्ट अपाचे के साथ कनेक्टेड होता है, अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ वो HTTP एंड पॉइंट ही रिलीज करता है, ठीक है। तो आपके होस्ट एड्रेस के साथ आप क्या कर दोगे, इनडायरेक्ट वे में आप अपने कंटेनर को अटैच करा दोगे, ठीक है। तो जब आप अपने होस्ट एड्रेस के साथ अपने कंटेनर को अटैच कराओगे, तब जाके जब आपके कस्टमर्स आपके होस्ट एड्रेस को हिट करेंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा अच्छा वो तो वही सेम कंटेनर के ऊपर जो एप्लीकेशन रन हो रही है, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब वो कंटेनर के पोर्ट नंबर को नहीं हिट कर रहे ना, कंटेनर की IP एड्रेस को हिट कर रहे, वो नॉर्मली आपकी होस्ट एड्रेस को हिट कर रहे हैं। अब होस्ट एड्रेस को भी वो नॉर्मली IP के थ्रू तो करते नहीं है, हम लोग अब बीच में DNS भी लगाते हैं, वो DNS को हिट करेंगे। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट लिखा था, मैंने नाम दिया, डोमेन नेम दिया, फ्लिपकार्ट दिया, मैंने फ्लिपकार्ट की मुझे IP एड्रेस नहीं पता कि भाई कौन से होस्ट एड्रेस पे रन हो रहा है, मैंने सिंपली फ्लिपकार्ट डाला, DNS दिया। अब DNS
आपका कैसे मैप्ड होता है, डीएनएस के अंदर जो मैपिंग की जाती है वो किस वे में, आपका आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो लोड बैलेंसर के ऊपर आपकी आईपी दी जाती है, वो लोड बैलेंसर डीएनएस से मैप्ड होता है। तो जब मैप्ड होता है ना, तो डीएनएस क्या करता है, आपके उस आईपी एड्रेस को एक नेम प्रोवाइड कर देता है। तो जो आईपी एड्रेस है आपका होस्ट एड्रेस, वो होस्ट एड्रेस आपका अपाचे के साथ बाय डिफॉल्ट कनेक्ट रहता है, अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ, विच मींस 80 पोर्ट नंबर के साथ। और वही आपका होस्ट एड्रेस हम लोग इनडायरेक्ट वे में कंटेनर के साथ अटैच करा देते हैं। किस तरीके से, आपका कंटेनर पहले अपाचे के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, एंड देन इनडायरेक्ट वे में जब कंटेनर अपाचे के साथ कनेक्ट हो गया, होस्ट एड्रेस ऑलरेडी अपाचे के साथ कनेक्टेड है, तो आपका इनडायरेक्ट वे आपका होस्ट एड्रेस कंटेनर के आईपी एड्रेस के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। जब ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं, तब जाके आपकी एक एप्लीकेशन एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करती है। सो इसीलिए कहा जाता है, कुछ आपके ऐसे सर्वर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस आपकी ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट रिलीज करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जो रिलीज नहीं कर पाते। जो रिलीज नहीं कर पाते उनके लिए हम लोग कुछ अलग चीज करते हैं, उसके लिए अलग कंपोनेंट का यूज करते हैं। बट जो सर्वर्स आपके बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करते हैं ना, उन्हीं के मैट्रिक को डेटा रिट्राइवल वर्कर इजीली पुल कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोमेथियस है वो इसी फॉर्मेट में, इसी टाइप के मैट्रिक को पुल करता है जो एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है, आपने कभी देखा भी होगा अगर डायग्राम, तो आपने एक डायग्राम आप गूगल पे भी देखोगे, डेटा रिट्राइवल वर्कर का ना कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम शो होगा। इस तरीके से डेटा रिट्राइवल वर्कर आपको ऐसे शो होगा, और आप देखोगे इस टाइप का ना कुछ डायग्राम आपको शो होगा विजिबल। ये आपके हो जाते हैं टारगेट रिसोर्सेस। मान लो लिनक्स सर्वर है आपका, ठीक है, इस लिनक्स सर्वर पे आपकी ये मान लो सर्विस है। इसको मैं कैसे करूं, इसको ऐसे ले लो, मैं ले लो आपकी टारगेट सर्विस है, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपका सर्वर है, एक सर्विस है, और ये डेटा रिट्राइवल वर्कर इस सर्विस का और इस सर्वर का दोनों का जो डेटा है वो किस तरीके से पुल करेगी और स्क्रैप करेगी, विया एचटीटीपी, ठीक है। किस तरीके से पुल करेगी, विया एचटीटीपी। मतलब एचटीटीपी एंड पॉइंट ये लोग रिलीज करेंगे, अपाचे से बाय डिफॉल्टेड कनेक्टेड होंगे, मतलब अपाचे को आप अपाचे पोर्ट नंबर इनके अंदर अलाउड होगा, इनको अलाउंस मिली होगी एचटीटीपी की। तो एचटीटीपी एंड पॉइंट इन लोगों का होगा, दोनों का ही, तब जाके आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर इनके एंड पॉइंट्स को, मतलब इन टारगेटेड रिसोर्सेज के मेट्रिक को पुल कर पाएगा, इनके डेटा को पुल कर पाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोमेथियस इसी टाइप के टारगेट रिसोर्सेज के मेट्रिक को पुल करता है जो कि एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जब ये इधर मैट्रिक्स को पुल कर लेता है ना आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर, मान लो उसने आपके टारगेटेड रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को पुल कर लिया, अब क्या करता है, अब आपका सेकंड कंपोनेंट आता है इनके बीच में, सेकंड कंपोनेंट विच इज आपका टीएसडीबी, टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम सीरीज डेटाबेस कहता है कि जो मैट्रिक्स आपका डेटा रिट्राइवल पुल करके लेकर आया ना, उन मैट्रिक्स को मैं अपने पास सेव कर लूंगा, सेव एज लाइक स्टोर करके रख लूंगा, ताकि आपको कभी भी अगर इस मैट्रिक को डिस्प्ले करके देखना है ना, आपको देखना है भाई मैट्रिक किस टाइप का है, क्या क्या स्टेटस है, क्या चीजें, लाइक जो भी पूरा आपके मैट्रिक को अगर आपको देखना है तो आप बाद में देख सको, तो उसको मैं अपने पास स्टोर करके अच्छे से रख लेता हूँ सेव करके कहीं पे, ताकि लाइक कहीं खराबी ना हो जाए, या फिर हो ना जाए कि आपका जो मैट्रिक है वो कहीं उड़ गया, ठीक है, मैट्रिक उड़ गया एज इन लाइक आपका अगर वो पर्टिकुलर डेटा रिट्राइवल वर्कर अगर मान लो वर्क नहीं किया, मैट्रिक को टेम्पररी वे में वो बेसिकली स्टोर करके रखता है, वो मान लो गलती से उससे डिलीट हो गया, कुछ भी होगा, XYZ एनीथिंग, क्रैश हो गया आपका सर्वर, तो टाइम सीरीज डेटाबेस वो क्या करता है, एज अ बैकअप वे में भी आपके मैट्रिक्स को अपने पास स्टोर करके रख लेता है परमानेंट बेसिस पे। तो
टाइम सीरीज डेटाबेस का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो आपके मैट्रिक्स को, जो डेटा रिट्राइवल वर्कर लेकर आया है, उन मैट्रिक्स को अपने पास स्टोर करके रखता है। डेटा रिट्राइवल वर्कर आपके मैट्रिक्स को कभी स्टोर नहीं करता, तो ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि आपने वहां पे अपना डेटा रख दिया है, मैट्रिक वहीं पे पड़ा है, आप भूल गए टाइम सीरीज डेटाबेस तक पहुंचाना, अब डेटा उड़ जाएगा थोड़ी देर बाद, या आपने कुछ ओवरराइट कर दिया है ना। तो बेटर ये होता है कि आप अपने मैट्रिक्स को टाइम सीरीज डेटाबेस के थ्रू आगे स्टोर करा लो। तो इन मैट्रिक्स को भेजा जाता है, पुश किया जाता है टाइम सीरीज डेटाबेस के पास, ताकि इन मैट्रिक्स को इन अ परमानेंट वे स्टोर कर दिया जाए। ठीक है, तो टाइम सीरीज डेटाबेस का काम ही क्या होता है, मैट्रिक्स और आपके डेटा को स्टोर करके अपने पास रखना। अब इस मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है भाई, आपका करंट सीपीयू यूसेज हो, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेंशन दिख रहे हो, आपको सर्विसेज पता चल रही हो, प्रोसेसेस कितने रन हो रहे हैं, ये तो नहीं कोई लेटेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है, एरर क्या है, कुछ भी, अगर ऐसा तो नहीं कि कोई अलर्ट हमें दे दिया गया है, तो सब कुछ आपको इस मैट्रिक्स में दिख जाएगा। हार्डवेयर लेवल और इवन सॉफ्टवेयर लेवल दोनों के बेसिस पर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोमेथियस आपको दोनों की फीचर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर लेवल की भी मॉनिटरिंग करके दे रहा है और सॉफ्टवेयर लेवल की भी। अब बात आती है आपके थर्ड कंपोनेंट की, विच इज एचटीटीपी सर्वर, और शुड आई से द वेब सर्वर, और अदर जगह पे आपका एक वो होता है सर्वर, एपीआई भी बोला जाता है इसको। तो ये तीनों नाम इसको दिए जाते हैं, बेसिकली आप इसको एचटीटीपी सर्वर ही ले लो, इजी वे होता है बोलने का। तो आपका एचटीटीपी सर्वर ये करता क्या है, ये कहता है कि मैं आपके डेटा की ऐसी, मतलब ऐसे डेटा की क्वेरी को एक्सेप्ट करूंगा जो कि बेसिकली क्या होंगे, जो आपके एचटीटीपी एंड पॉइंट के थ्रू ही पुल किए गए हैं। ठीक है, तो ये एचटीटीपी एंड पॉइंट वाले डेटा की क्वेरी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अपने मतलब ये जो टाइम सीरीज डेटाबेस के पास ये जो मैट्रिक आया है एचटीटीपी एंड पॉइंट वाले टारगेटेड से लिया गया है, ठीक है, टारगेट रिसोर्सेज से ये मैट्रिक जो आया है, इस मैट्रिक को आगे क्या करेगा, एचटीटीपी सर्वर अपने पास लेगा, इनकी क्वेरी लेगा, इन मैट्रिक्स की, इसको अपने पास लेगा, और इसका काम ये होता है, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन मैट्रिक को डिस्प्ले करके आपको दिखाना कि भाई ये जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से दिख रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर डेटा किस तरीके से आया है, मतलब डेटा आपको पूरा इन अ विजिबल फॉर्मेट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैट्रिक्स देखो कैसे दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इस तरीके से आपको पूरा मैट्रिक्स दिखेगा, सब कुछ आपको शो होगा इस तरीके से मैट्रिक्स में। बाकी इसका मैट्रिक थोड़ा डिफरेंट वे में आता है, जैसे ये है, ठीक है, ये मैट्रिक दिख रहा है, इस तरीके से हमें पूरा मैट्रिक दिखता है ग्राफ के फॉर्मेट में। तो ये इस तरीके से आपको मैट्रिक डिस्प्ले करके दिखाएगा, और किस तरीके से दिखाएगा, ये इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए। अब दिखाने के लिए ना ये कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट का यूज करता है, जैसे कि आपका वेब यूआई प्रोमेथियस का, या फिर आपके अदर विजुअलाइजेशन टूल होते हैं जैसे ग्राफाना। आजकल हम लोग ज्यादा मार्केट में और कंपनीज में ग्राफाना को ही यूज किया जाता है विजुअलाइजिंग के लिए, जो भी एक तरीके से कनेक्टेड प्रोमेथियस के थ्रू ही होता है। ठीक है, आपस में इनका कनेक्शन बन जाता है। तो या तो आप लाइक प्रोमेथियस का यूआई जो उसका खुद का कंसोल होता है उसके थ्रू देख सकते हो, या फिर आप विजुअलाइजन का टूल लगाओ। बेटर यही होता है विजुअलाइजन का टूल लगा लो, वो ज्यादा आपको अच्छे वे में आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, एचटीटीपी सर्वर के ऊपर जब डेटा जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग हमारे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए एक अदर विजुअलाइजेशन टूल लगाएंगे सच एज ग्राफाना। तो अभी इतना आप देखो, इन तीनों सर्वर का काम क्या है। सबसे पहला आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर, इसका काम है आपके टारगेट रिसोर्सेज से डेटा को पुल करके लाना, आपके मैट्रिक्स को पुल करके लाना। सेकंड, उन्हीं मैट्रिक को कहाँ पे, टीएसडीबी तक पहुंचाना, ताकि आपके मैट्रिक्स को परमानेंटली स्टोर किया जा सके। अब थर्ड आता है आपका एचटीटीपी सर्वर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो मैट्रिक आपके पास आया है ना, उस मैट्रिक को आपको दिखाना, डिस्प्ले करके भाई पूरा का पूरा इन अ विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में आपको दिखाना। ठीक है, अब भाई एचटीटीपी सर्वर का काम है, उसके लिए तुम कुछ भी यूज करो वो मैटर नहीं करता, बट हाँ ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, आपके मैट्रिक को दिखाने के लिए। तो ये तीन कॉम्पोनेंट प्रोमेथियस सर्वर के होते हैं। अब क्या होता है, प्रोमेथियस सर्वर के कंपोनेंट तो ठीक है, लेकिन प्रोमेथियस का जो वर्कफ्लो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो किस तरीके से, प्रोमेथियस कहता है कि जो टारगेट रिसोर्सेज है ना, जहां से मैट्रिक्स को पुल किया जा रहा है, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ हमारे ऐसे टारगेट रिसोर्सेज होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करते हैं। हमारे कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रोमेथियस का जो एंड पॉइंट होता है, और शुड आई से लाइक आपका एचटीटीपी एंड पॉइंट, वो बाय डिफॉल्ट रिलीज करके देते हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ आपके ऐसे सर्वर्स और आपकी ऐसी कुछ सर्विसेज होती है जो HTTP एंड पॉइंट को रिलीज नहीं करती, तो उसके लिए आप एक अदर कंपोनेंट यूज करते हो, एक डिफरेंट टूल का यूज करते हो विच इज नोन एज एक्सपोर्टर। ठीक है। तो एक्सपोर्टर का काम क्या है, एक्सपोर्टर कहाँ लगता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होता है आपका एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कहता है कि ये जो टारगेट रिसोर्सेज है, कुछ कुछ टारगेट रिसोर्सेज जो प्रोमेथियस के एंड पॉइंट को नहीं दे पा रहे हैं, जैसा प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करता है इन विच फॉर्मेट, प्रोमेथियस कहता है वो HTTP एंड पॉइंट को ही अंडरस्टैंड करता है, उसी फॉर्मेट में आपके मैट्रिक्स को लेगा और उन्हीं को अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपके कुछ सर्विसेज और सर्वर HTTP एंड पॉइंट नहीं रिलीज कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं इतने सिक्योर भी नहीं है, और ऊपर से प्रोमेथियस ऐसे के मैट्रिक्स को शो नहीं कर पाता जो HTTP एंड पॉइंट नहीं रिलीज करते। तो एक्सपोर्टर कहता है, एक्सपोर्टर बेसिकली एक तरीके की आपकी स्क्रिप्ट या फिर आप बोल सकते हो एक सर्विस होती है जो आपके टारगेट रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को फैच करती है और यू कैन से लाइक पुल करती है, एंड देन आपके जैसा कि प्रोमेथियस सर्वर आपसे मांगता है, लाइक जिस फॉर्मेट में प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करता है आपके मैट्रिक्स को, उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है आपके मैट्रिक्स को, मतलब HTTP एंड पॉइंट रिलीज करके देता है आपके ऐसे टारगेट रिसोर्सेज को जो रिलीज नहीं करते खुद से, एंड देन जाके वो डेटा रिट्राइवल वर्कर को वो वाले मैट्रिक्स प्रोवाइड कराता है। मतलब मान लो, अज्यूम कर लो ये मेरा एक ऐसा टारगेट रिसोर्सेज है, ठीक है, जो HTTP एंड पॉइंट नहीं रिलीज कर रहा, ऐसे एंड पॉइंट नहीं दे रहा जिसे प्रोमेथियस अंडरस्टैंड कर सके। तो उस केस में क्या होगा, अब एक्सपोर्टर आएगा बीच में। एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक तरीके से एक सर्विस रन होगी या फिर एक स्क्रिप्ट रन होगी जिसमें एक्सपोर्टर क्या करेगा, इस टारगेट रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेगा उस फॉर्मेट में जिसमें आपका प्रोमेथियस अंडरस्टैंड कर सके, मतलब इसके मैट्रिक को ये पुल करेगा, आपका स्क्रैप करेगा। ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स को आपका एक्सपोर्टर फेच करेगा, एक्सपोर्टर के पास आएगा, एक्सपोर्टर एक सर्विस या फिर एक स्क्रिप्ट रन करेगा और उसमें क्या कर देगा, इसके जो मैट्रिक्स आए ना उन मैट्रिक्स को क्या करेगा, प्रोमेथियस, जैसे कि प्रोमेथियस कौन से मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करता है, HTTP एंड पॉइंट वाले, है ना, तो उन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा HTTP एंड पॉइंट्स में, एंड देन जाके डेटा रिट्राइवल वर्कर तक इन मैट्रिक्स को पहुंचाएगा। जब इसके पास ये वाले HTTP एंड पॉइंट वाले मैट्रिक्स आएंगे, तब डेटा रिट्राइवल वर्कर ये वाले मैट्रिक्स को कहाँ, TSDB पे जाके स्टोर कर देगा। ठीक है। तब जाके आगे फिर वही आपका HTTP सर्वर बाद में आपको ये डिस्प्ले करके दिखाएगा ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अगर कोई आपका ऐसा सर्वर या ऐसी सर्विस है जो HTTP एंड पॉइंट नहीं रिलीज कर रहे, ठीक है, जो HTTP सर्वर पे नहीं चल रहे, या फिर HTTP जो पोर्ट नंबर है मतलब एक तरीके से सिक्योर नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपोर्टर लगा दो, एक्सपोर्टर उसके एंड पॉइंट को रिलीज कर देगा प्रोमेथियस के, एंड देन जाके आप उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सेव करो एंड देन जाके डिस्प्ले कराओ। ठीक है। चलो एक और चीज ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इतनी देर से हम लोग मैट्रिक मैट्रिक कर ही रहे हैं, तो थोड़ा ना मैट्रिक को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये मैं बता देती हूँ इन अ सिंपल वे। मैट्रिक देखो कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स को ना आप क्या बोलते हो, डेटा भी बोल देते हो। मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक आपका डेटा। डेटा क्या, लाइक जिस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप जैसे लाइक याद होगा जब आप कैसे क्या करते हो, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ, आप एक्सेल के ऊपर एक डेटा रिकॉर्ड बना के रखते हो ना अपने किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, उसी तरीके से मैट्रिक्स में होता है। आपको एक ग्राफ के फॉर्मेट में पूरा का पूरा डेटा आपको शो हो जाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग बच्चे स्कूल के टाइम पे क्या करते थे, हमें जैसे लाइक पिक्टोग्राफ मिलता था, हिस्टोग्राम वाला मिलता था ना, हम लोग ग्राफ बनाते थे, उसके ऊपर डेटा पूरा का वहां पे शो कर देते थे कि भाई हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, इतने लोगों ने हमारी ये पर्टिकुलर बुक को परचेज किया, इतने लोगों ने नहीं किया, ये वाले लोगों ने ये वाली बुक को परचेज किया, ग्राफ बना देते थे हम लोग। उसी तरीके से मैट्रिक्स होता है आपका डेटा, ये आपको ग्राफ के फॉर्मेट में शो होता है। अब ये जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स जो आपको ना शो होता है वो बेसिकली दो वे में होता है, लाइक कुछ होता है आपके टाइप वे में होता है और कुछ आपका थोड़ा डिफरेंट वे होता है, मतलब इसके ना दो टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आपको जो मैट्रिक्स है वो शो होता है। अब वो दो टाइप क्या होते हैं हम लोग थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक मैट्रिक्स को किस तरीके से शो किया जाता है, तब जाके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो जैसे हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, सो
जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक्स आपका होता है डेटा, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है आपको, ये जो डेटा होता है ना, इसकी जो एंट्रीज होती है वो बेसिकली दो वे में होती है, मतलब इसके टू एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके वे में आपकी मैट्रिक्स की एंट्री होती है। एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर लाइक, फर्स्ट होता है आपका टाइप, सॉरी सबसे पहला होता है आपका हेल्प, और एक होता है टाइप। इन दो एट्रीब्यूट में ही आपकी मैट्रिक्स की एंट्री की जाती है। आप जब भी देखोगे तो आपको इसी वे में मिलेगा। हेल्प का मतलब है, हेल्प में आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन मिलती है मैट्रिक्स की, कि भाई इस मैट्रिक के अंदर क्या आपको बताया जा रहा है। लाइक आपको एक मैट्रिक है जिसके अंदर आपको सर्वर रिलेटेड सब कुछ वो प्रोवाइड हो रही है। लाइक सर्वर रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख दी गई है, सर्वर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपको मैट्रिक मिलेगा। लाइक कितना सीपीयू यूसेज हुआ है, करंट आपका लाइक लोड कितना है, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रहा, इस तरीके से आपको लाइक डिस्क्रिप्शन मिलती है। और टाइप क्या होता है, टाइप के अंदर भी ना अपने खुद के तीन टाइप्स आते हैं मैट्रिक के। वो तीन टाइप क्या होता है मैट्रिक्स के टाइप के अंदर, जिसके अंदर जिस टाइप से एंट्री की जाती है टाइप के अंदर। फर्स्ट होता है आपका काउंटर। काउंटर में कहा जाता है कि आपका जो मैट्रिक है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। मैट्रिक जो होगा उसके अंदर आपको एक न्यूमेरेटिव वे मिलेगा। मतलब आपका डिस्क्रिप्शन तो आपने लिख दी, कि मान लो आपने बोला कि आपके HTTP रिक्वेस्ट कितनी आई है, ये आपकी होगी डिस्क्रिप्शन। अब आपने बोला काउंटर में आप किस तरीके से उसे डिफाइन करोगे। तो काउंटर कहता है कि काउंटर आपको इस तरीके से आउटपुट देगा जो न्यूमेरेटिव वे में होगा। न्यूमेरेटिव मतलब नंबर के फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। अब वो जो नंबर के फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा ना, तो वो क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी करंट में, आप करंट में या फिर आप बोल रहे हो आपकी पूरी की अभी तक लाइक आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट है वो कितनी आई है, तो वो नंबर में आपको शो करेगा। तो काउंटर के अंदर आउटपुट आपको न्यूमेरेटिव वे मिलता है। सेकेंड टाइप होता है इसका, क्या होता है गॉज। गॉज आपको कहता है कि जो आपको मैट्रिक्स है ना वो किस वे में मिलेगा। मैट्रिक्स आपको मिलेगा फ्लक्चुएटेड मैट्रिक, मतलब फ्लक्चुएटेड एज इन आपको करंट सिचुएशन का आउटपुट मिलेगा। वो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। ऐसा कोई आपका एक वो नहीं है कि यही होगा या वही होगा, फ्लक्चुएट हो सकता है। लाइक अभी आपने अभी देखा कि मैट्रिक का जो आउटपुट आया वो कुछ है, विद इन फ्यू मिनट्स कुछ और आ रहा है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा अप एंड डाउन। आज कुछ है कल कुछ है, इस तरीके से अप एंड डाउन होता रहता है। तो गॉज कहता है कि जो आपको जो मैट्रिक है वो किस तरीके से पता चलेगा, या आपको पता चलेगा कि करंट में क्या सिचुएशन है। मान लो आपने बोला कि आपका करंट में आपका सीपीयू यूसेज कितना हुआ है, करंट में कितना यूसेज हो रहा है। ऐसा तो नहीं करंट में आपका कौन सा रिसोर्स है जो कि रन आउट ऑफ मेमोरी हो चुका है। तो आप इस तरीके से गॉज में आउटपुट लेते हो। काउंटर में आपको क्या मिल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पता चलते हैं। गॉज में आपको पता चलता है क्या, करंट में, ठीक है। तो काउंटर में नंबर ऑफ, और गॉज में आपको पता चलता है करंट में कुछ भी, लाइक यूसेज एंड आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, कि करंट में कितनी सर्विसेज रन हो रही है, एनीथिंग, सर्वर लेवल पे भी और हार्डवेयर पे भी, सॉरी हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी। थर्ड टाइप होता है इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वही जैसे मैंने बताया आपको ग्राफ पूरा शो होता है, एक तरीके से इसमें आपको ग्राफ मिलता है। और ये जो ग्राफ आपको मिलता है ना वो बेसिकली किस तरीके से होता है, ये ग्राफ आपको मिलता है पूरा का पूरा एक ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट में। ऑब्जर्वेशन एज इन लाइक, मतलब एक ऑब्जर्व कर लिया जाता है कि आज अगर इतना है तो कल को कितना जा सकता है आउटपुट। मान लो मैंने क्या बोला, आज मेरी जो HTTP रिक्वेस्ट की ड्यूरेशन इतनी आई है, कल को कितनी जा सकती है। तो एक ऑब्जर्वेशन कर ली जाती है कि आज इतना हुआ है तो कल को क्या जाएगा, ठीक है। एक पहले से ऑब्जर्वेशन करके माइंड में रख ली जाती है। तो ये होता है आपका बेसिकली मैट्रिक। तो मैट्रिक के अंदर आपको डेटा इस वे में शो होता है। हेल्प में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, टाइप में आपको ये पता चलता है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी आई है, नंबर ऑफ ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। इवन आपको ये पता चलता है कितनी बार होगा, करंट में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो मैट्रिक इज जस्ट नथिंग, डेटा ही होता है, जस्ट उसको शो करने का फॉर्मेट और एंट्री डिफरेंट हो जाती है, ताकि आपको ये पता चल जाए अच्छा मैट्रिक इस तरीके से शो होता है। तो जब आपके सामने मैट्रिक ग्राफ में शो होगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे तब। सॉरी। अब बात आती है, ये तो मैट्रिक था, एक छोटा सा थिंग है, अगर आप इस पार्ट को स्किप भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जस्ट मैंने एक आपको एक आइडिया के लिए कि बेसिकली मैट्रिक किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से आपको डिस्प्ले होता है। जब आप किसी भी विजुअलाइजिंग टूल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके से मैट्रिक डिस्प्ले होता है एक ग्राफ के फॉर्मेट में। अब बात आते हैं, हम लोगों ने हमारे प्रोमेथियस के वर्कफ्लो में दो तीन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा है, हम लोगों ने प्रोमेथियस सर्वर समझ लिया। प्रोमेथियस सर्वर में जैसे मैंने आपको क्या बोला कि प्रोमेथियस सर्वर के अंदर आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं।
ये 3 कंपोनेंट मैंने आपको क्या बोले, सबसे पहला आता है आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, आपका आता है TSDB, क्या, टाइम सीरीज डेटाबेस। देन लास्ट मैंने आपको क्या बताया, आपका आता है सर्वर एपीआई या फिर HTTP सर्वर, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट आपके प्रोमेथियस सर्वर के जो हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड किया। अब बात आती है इसके बाद हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया था, हम लोगों ने हमारा यहाँ लिख देती हूँ, रुको, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्टर और अंडरस्टैंड किया था, सो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्टर क्रिएट कर लेते हैं हमारा। एक्सपोर्टर, ठीक है। अब बात आती है, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, ये एक्सपोर्टर आपका, ठीक है। सबसे पहले डेटा आपका यहाँ तक जाता है। अभी इसको मैं ना एक फॉर्मेट में बनाती हूँ, उसको पहले हम लोग इतना ही इस लाइन को भी स्किप करते हैं। अब बात आती है आपके, ये यहाँ पे ना हम टारगेट रिसोर्सेस और बना लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप इसका कभी स्ट्रक्चर देखोगे या फिर आप इसका अगर कभी डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा, इसका जो डायग्राम है ना वहाँ पे एक शो होता है सर्विस डिस्कवरी करके। तो वो सर्विस डिस्कवरी होती क्या है, इज जस्ट नथिंग। वो बेसिकली एक तरीके से आपके टारगेट रिसोर्सेज ही होती है जिनको सर्विस डिस्कवरी के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये सर्विस डिस्कवरी में आपका एक कुबरनेटीज क्लस्टर रन हो रहा है, और योर लाइक आपकी कोई स्वाम का पर्टिकुलर लाइक स्वाम के ऊपर क्लस्टर रन हो रहा है, एनीथिंग। तो यही होता है आपका उसके अंदर, आपके सर्विस डिस्कवरी के अंदर आपके टारगेट रिसोर्सेज ही रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टारगेट रिसोर्सेज हैं आप कैसे बनाते हो, इसका आपने स्ट्रक्चर अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे ना, तो इसका जो फॉर्मेट होता है और वर्कफ्लो होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे आप इसको सर्विस डिस्कवरी लिख लो या फिर टारगेट रिसोर्सेज लिख लो, एनीथिंग, इट्स अप टू यू। तो मैंने क्या बोल दिया, इसी को हम लोग टारगेट रिसोर्स भी ले लेते हैं, ठीक है। तो टारगेट रिसोर्सेज है, मान लो इसके अंदर आपका कोई क्यूबिनिटीज का क्लस्टर चल रहा है, ये आपका, ठीक है। ये आपके EC2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, मान लो ये हो गया आपका क्यूबिनिटीज क्लस्टर, ठीक है। इनके ऊपर आपकी सर्विसेज रन हो रही है, और ये आपने कहाँ पे बनाया, अपना AWS का ले लो, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म, आपने EC2 के ऊपर इनको बना रखा है अपना पूरा का पूरा क्लस्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाता है प्रोमेथियो सर्वर। प्रोमेथियो सर्वर क्या कहता है कि वो आपके टारगेट्स, मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर लेवल, ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर लेवल पे, इस तरीके से आपके टारगेट रिसोर्सेज से डेटा को पुल करता है, ठीक है। डेटा को पुल कैसे करता है, पहले डेटा रिट्राइवल वर्कर आता है, ये फिर क्या करता है, आपके मैट्रिक्स को क्या करता है, डेटाबेस, आपके टाइम सीरीज डेटाबेस तक भेजता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद आपके HTTP सर्वर पर जाता है आपका ये डेटा, ठीक है। ये आपस में सब कुछ कनेक्टेड होता है। अब मैंने क्या बताया था, जब ये मैट्रिक को पुल किया जाता है तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक को जब पुल किया जाता है ना, तो एक्सपोर्टर क्या कर देता है, HTTP एंड पॉइंट्स क्रिएट करता है ना। अगर कुछ कुछ आपके मैट्रिक्स HTTP एंड पॉइंट को क्रिएट करने के लिए वो नहीं होते कैपेबल, तो उसके लिए एक्सपोर्टर आपका वो काम करके दे देता है। तो आप इस तरीके से एक्सपोर्टर को भी बीच में ले सकते हो, और आप एक सिंपल सा भी बना सकते हो एक्सपोर्टर के लिए। मान लो ये मैट्रिक्स आपके आ रहे हैं, आप इस तरीके से भी एक्सपोर्टर के साथ ले सकते हो मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स मान लो यहीं से पुल हो रहे हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा अजीब सा मैंने बना दिया डायग्राम, ये ले लो मैट्रिक्स यहाँ से पुल हुए, ठीक है, और एक्सपोर्टर ने इनको कन्वर्ट किया, एंड देन जाके एक्सपोर्टर से आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर ये काम कर रहा है। तो आप मोस्टली ये डायग्राम इस तरीके से होता है, बट छोड़ा, हम लोग थोड़ा सिंपल सा बना लेंगे, इसको इसके साथ कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये आपके टारगेट रिसोर्सेज। अब बात आती है, अब इसके अंदर ना आप देखोगे, आप इसी के प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर इस वर्कफ्लो में आप एक और कंपोनेंट को देखोगे, वो होता है पुश गेटवे नाम से, ठीक है। पुश गेटवे, काफी लोग ना कंफ्यूज रहते हैं पुश गेटवे में, भाई पुश गेटवे होता क्या है, पुश गेटवे से होता क्या है। नाम तो समझ आ रहा है, पुश गेटवे यानी ठीक मतलब कोई चीज पुश की जा रही है, ठीक है, या फिर कोई चीज एग्जिट हो रही है। तो पुश गेटवे का काम होता है, पुश गेटवे आपकी ऐसी शॉर्ट लिव्ड जॉब्स में आपकी मदद करता है। शॉर्ट लिव्ड जॉब्स यानी कि मतलब पुश गेटवे कहता है कि आपकी अगर कुछ ऐसी शॉर्ट लिव्ड जॉब्स है ना, तो उन शॉर्ट लिव्ड जॉब्स के भी मैं मेट्रिक आपको दे दूंगा,
क्या होता है शॉर्ट लिव जॉब से मतलब है, शॉर्ट लिव जॉब्स का नाम ही समझ आ रहा है हमें, शॉर्ट मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए कम, लिव्ड मतलब ऐसी जॉब्स जो कम टाइम पीरियड के लिए रनिंग रहेंगी, कुछ टाइम के लिए ही हमारे पास जिंदा रहेंगी, जिंदा एज इन लाइन मतलब कुछ टाइम के लिए ही रनिंग रहेगी, फिर वो खत्म हो जाएंगी, एग्जिट हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स होती है जिनका मैट्रिक्स अगर आप डायरेक्ट स्क्रैप कर रहे हो डेटा रिट्राइवल वर्कर से, या फिर पहले एक्सपोर्टर जाके स्क्रैप कर रहा है, इतने में वो जॉब बंद हो जाएगी रन होकर। तो मतलब बहुत जल्दी ही आपकी जॉब रन होगी और फटाफट बंद हो जाती है। तो ऐसे में ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स का हम डेटा कैसे स्क्रैप करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे स्क्रैप करते हैं, उसके लिए पुश गेटवे आता है। पुश गेटवे कहता है कि ऐसी जो शॉर्ट लिव जॉब्स होती है ना, जो फटाफट रन होकर बंद होने वाली है विद इन फ्यू सेकंड्स, इन जॉब्स का भी मैं डेटा रिट्राइवल कर लूंगा, मतलब डेटा को स्क्रैप कर लूंगा। कैसे? पुश गेटवे कहता है इन जॉब्स का काम आप मेरे पे छोड़ दो, मैं ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स को स्क्रैप कर लूंगा, इनका मैट्रिक, फिर आप एक्सपोर्टर से बोल देना कि इनके एंड पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं एचटीटीपी में। अगर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर यहीं से इनके एंड पॉइंट को ले लेगा, इन केस अगर नहीं है तो आपका एक्सपोर्टर पहले डेटा रिट्राइवल इनके मैट्रिक्स को प्रोमेथियस की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाएगा, विच मीन्स प्रोमेथियस के एंड पॉइंट में कन्वर्ट करेगा एंड देन जाके डेटा रिट्राइवल को देगा। तो शॉर्ट लिव जॉब्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे ना कुछ फालतू के फोल्डर्स मेरे बने हुए हैं मेरे टारगेटेड रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, उन फोल्डर्स का मुझे ये देखना है कि भाई ये जो सारे फोल्डर्स हैं इनका मुझे डेटा निकाल के दे दो, या फिर मैंने कहा मुझे ये देखना है कि मेरे लॉग्स के ऊपर, मतलब मेरे लॉग्स का मुझे डेटा चाहिए, या कुछ मैंने बोला मुझे बैकअप चाहिए। तो ये जो काम होते हैं ना शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स ये डन हो जाते हैं काम। जैसे आप कोई जब इंस्टॉलेशन कराते हो तो कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं ना बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, आप जब बैकअप लिखते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, जब आप कोई चीज डिलीट करते हो तो बहुत जल्दी ये जॉब रन हो जाती है। तो ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स के लिए आप इनका डेटा ना सीधा जब आप एक्सपोर्टर से पुल कराने जाते हो तो इतने में वो जॉब रन होके बंद हो जाती है, तो उनका डेटा ना बीच में स्टक हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब आपकी कुछ ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स हो ना, तो आप उससे पुश गेटवे से बोल दो, वो फटाफट कर देता है। तो शॉर्ट लिव जॉब जब रन हो रही होती है ना, पुश गेटवे फटाफट उनका डेटा ले लेता है उतने में। तो पुश गेटवे से आप शॉर्ट लिव जॉब्स का डेटा लेते हो, उनका मैट्रिक्स पुश गेटवे के पास आ गया, अब ये यहाँ पे स्टोर है। अब आप इनका मैट्रिक कभी भी लो, किसी भी टाइम पे लो, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, आपने इस मैट्रिक को लिया, एक्सपोर्टर ने इसके मैट्रिक को लेकर एंड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, प्रोमेथियस जिस एंड पॉइंट को समझता है, विच मीन्स एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट किया। अब एक्सपोर्टर के पास आ गई ये मैट्रिक, एक्सपोर्टर कहता है अब इन मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, इनको तो हमें डिस्प्ले कराना है ना। तो इस एक्सपोर्टर ने बोला ये मैट्रिक हम भेज देंगे डेटा रिट्राइवल वर्कर के पास, डेटा रिट्राइवल वर्कर के पास एचटीटीपी एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट वाले मैट्रिक्स आए, ये वाले मैट्रिक्स फिर भेजे डेटा रिट्राइवल ने टीएसडीपी विच मीन टाइम सीरीज डेटाबेस के पास, डेटाबेस के पास मैट्रिक्स आ चुके हैं, अब परमानेंटली वो हो गए स्टोर। अब एचटीटीपी सर्वर आपका आगे जाकर इन्हीं मैट्रिक्स को डिस्प्ले करके आपको दिखा देता है, तब जाके ये वर्कफ्लो इतना काम करता है। काफी लोग मैंने देखा है पुश गेटवे में कंफ्यूज होते हैं, एक्सपोर्टर में कंफ्यूज रहते हैं, पूरे के पूरे प्रोमेथियस सर्वर को नहीं समझ पाते। तो ये कुछ नहीं है, छोटा सा वर्कफ्लो है जिसे आपको नॉर्मली इजी वे में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, टारगेट रिसोर्सेज से मैट्रिक को पुल किया जाता है, मैट्रिक्स और शुडाई से डेटा को फेच किया जाता है। ये टारगेट रिसोर्सेज यहाँ से डेटा लिया जा रहा है, ये आपका ले लो सॉफ्टवेयर लेवल पे है जहाँ पे आपकी सर्विस रन हो रही है, आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है क्लस्टर पर, ये सॉफ्टवेयर लेवल का हो गया मैट्रिक। ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल मतलब आपका हार्डवेयर है ना, वर्चुअल हार्डवेयर यहाँ पे बना हुआ, दैट्स व्हाई। तो ये डेटा को मैट्रिक, इस मैट्रिक को शुड ऐसे डेटा को पुल किया जाएगा, फेच किया गया, इस डेटा को डेटा रिट्राइवल वर्कर फेच करता है। लेकिन हमें पता है ये डेटा, ये जो मैट्रिक है वो अभी एचटीटीपी एंड पॉइंट के फॉर्मेट में नहीं है, तो एक्सपोर्टर बीच में आएगा, एक्सपोर्टर इनके मैट्रिक को एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, तब जाके डेटा रिट्राइवल को देता है। ठीक है, तो डेटा रिट्राइवल सिंपल एचटीटीपी एंड पॉइंट को ले लेता है, अगर है वो बने हुए ऑलरेडी एक्सपोज हो रहे हैं एचटीटीपी एंड पॉइंट में, प्रोमेथियस के एंड पॉइंट में, तब तो वो मैट्रिक को ले लेगा। इनकेस अगर नहीं उस वे में मैट्रिक्स बन रहे तो एक्सपोर्टर प्रोमेथियस के मैट्रिक्स को एंड पॉइंट एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट करके डेटा रिट्राइवल को देता है, तब जाके आगे का स्टेप डन होता है। हाँ, अब जहां हम बात कर रहे थे पुश गेटवे की, तो पुश गेटवे में मैंने जैसे आपको बोला, इन्हीं पर्टिकुलर मान लो सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई आपकी जॉब रन हो रही है, छोटी सी जॉब है, आपने बोल दिया आपको बैकअप लेना है, ठीक है। तो बैकअप का जो टाइम पीरियड होता है, ये जो इसका जो इस जॉब का जो स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, इन जॉब का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मान लो आपका इस जॉब का जो टाइम पीरियड है वो बहुत फ्यू सेकंड्स का है, तो इतने में आपकी जॉब रन होके बंद हो जाएगी। तो पुश गेटवे कहता है ऐसी जॉब को ना, मैं ऐसी जॉब का मैट्रिक
ठीक है, वो मैं अपने पास रख लूंगा, आप मेरे से बाद में ले लेना। तो इस जॉब का मैट्रिक पुश गेटवे ने अपने पास रख लिया। जैसे ही पुश गेटवे के पास ही मैट्रिक आ गया, जॉब रन हुई, बंद हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, जॉब बंद हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक तो आपके पास आ गया ना। अब इन्हीं मैट्रिक्स को पुश गेटवे से एक्सपोर्टर लेता है, HTTP एंड पॉइंट में कन्वर्ट करता है, फिर डेटा रिट्राइवल वर्कर तक पहुंचाता है, एंड देन आके वो स्टोर होता है डेटाबेस में, एंड देन जाके आगे का प्रोसेस होता है। तो यही पूरा वर्कफ्लो है। ओके, सो अब बात आती है, हमें शॉर्ट लिव जॉब्स का भी समझ आ चुकी है, ठीक है, पुश गेटवे को भी समझ आ गया। अब बात आती है कि आगे प्रोमेथियस के वर्कफ्लो में हम लोग आगे किस तरीके से इसके डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग काम करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका प्रोमेथियस है, इसको पता कैसे चलता है कि किस चीज को स्क्रैप करना है, ठीक है, किसको नहीं करना, कौन से टारगेट रिसोर्सेज से स्क्रैप करना है, कैसे करना है। अगर कोई मान लो अगर आपका सीपीयू यूसेज ज्यादा हो चुका है, कोई सर्वर रन आउट ऑफ मेमोरी हो रहा है, तो उस चीज के लिए पहले ही कैसे आपके इंजीनियर्स हैं उनको किस तरीके से पहले ही नोटिफाई करना है, कैसे एक अलर्ट जनरेट करना है, तो सब कुछ ये सब भी कवर अप होता है प्रोमेथियस के अंदर। ये कैसे कवर अप होता है? प्रोमेथियस कहता है, प्रोमेथियस की ना खुद की एक YAML फाइल होती है विच इज प्रोमेथियस डॉट YAML फाइल, ठीक है, विच इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन YAML फाइल, जिसके अंदर प्रोमेथियस सब कुछ डिफाइन करता है। लाइक जिसके अंदर हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि क्या प्रोमेथियस को स्क्रैप करना है, कहाँ से स्क्रैप करना है, ठीक है, कौन से टारगेट रिसोर्सेज रहेंगे आपके, कौन सा अगर आपको कोई रूल जनरेट करना है तो वो रूल क्या होगा, कितने टाइम इंटरवल के ऊपर स्क्रैप करना है समथिंग। तो ये सब कुछ हमारा ये कवर अप होता है प्रोमेथियस की YAML फाइल के अंदर। तो प्रोमेथियस को खुद ब खुद नहीं पता चलता आपके प्रोमेथियस सर्वर को कि इतना कुछ उसे स्क्रैप करना है इस पर्टिकुलर टारगेट से, वो आपको बताना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हो, जब भी हम लोग हमारा प्रोमेथियस सर्वर बनाते हैं, ठीक है, लाइक हमें भी पता है जब हम प्रोमेथियस सर्वर बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमेथियस का पैकेज डालते हैं। लाइक वही प्रोमेथियस अपना डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे आप अपने सर्वर पर, प्रोमेथियस सर्वर आप क्रिएट करोगे। उसके बाद क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रोमेथियस के अंदर ना एक फाइल होती है prometheus डॉट कॉन्फिग YAML करके, ठीक है, कॉन्फिग YAML तो नहीं होता, सिंपली रहती है prometheus डॉट YAML करके। तो ये जो फाइल रहती है prometheus डॉट YAML करके फाइल, इस फाइल के अंदर ना कुछ फ्यू कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स एज ए लाइक कुछ फ्यू आपके पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स को बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है, और उन पैरामीटर्स के अंदर ये डिफाइन किया जाता है स्क्रैप इंटरवल क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन इंटरवल क्या होगा, रूल फाइल्स विच मीन रूल क्या रहेंगे अगर आपको कोई रूल एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, या फिर आपको ये बताया जाता है टारगेट कौन सा रहेगा जहां से आपको स्क्रैप करना है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ये फाइल मिलती है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कंपोनेंट रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर फाइल में आप क्या कर सकते हो, या तो अगर नहीं होगी तो आप खुद से जनरेट करोगे ये फाइल, और इस फाइल के अंदर आप फ्यू कंपोनेंट्स पैरामीटर्स लिखोगे, और वो पैरामीटर्स कैसे रहेंगे ताकि आपके प्रोमेथियस सर्वर को पता चल सके कि आपको ये पर्टिकुलर थिंग को स्क्रैप करना है और ये आपका टारगेट रहेगा। तो वो जो फाइल रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। लेट मी शो यू द फाइल, आई हैव द फाइल, दिस वन। So it is a kind of a configuration file which is written in YAML language। जो Prometheus की फाइल होती है वो यूजुअली YAML लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारी नॉर्मल आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ठीक है, जिसे आप अंडरस्टैंड कर सको। तो ये जो प्रोमेथियस की फाइल होती है prometheus डॉट YAML फाइल, इस फाइल के अंदर आप फ्यू कंपोनेंट्स लिखते हो एज यू कैन सी। इस फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या बताया, सबसे पहला जो हम लोगों ने ब्लॉक दिया है वो दिया है ग्लोबल नाम का। तो मतलब सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका ग्लोबल नाम का, सेकंड सेक्शन आता है आपका रूल फाइल्स नाम का, एंड द थर्ड सेक्शन इज योर स्क्रैप कॉन्फिग। अगर मैं इन तीनों सेक्शंस की बात करूं, इन तीनों के अंदर क्या डिफाइन कर रखा है, तो हमें ये बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा कि किस तरीके से प्रोमेथियस अपने मैट्रिक्स को स्क्रैप करता है टारगेट रिसोर्सेज से। तो बात आती है फर्स्ट सेक्शन की विच इज योर ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्क्रैप इंटरवल। स्क्रैप इंटरवल से मतलब है कि आपका जो प्रोमेथियस सर्वर है वो कितने कितने टाइम पीरियड में, कितने कितने टाइम इंटरवल में आपके मैट्रिक्स को स्क्रैप करेगा आपके टारगेटेड रिसोर्सेज से। सो एज वी कैन सी हियर इट इज रिटन 15 सेकेंड, तो मतलब 15-15 सेकेंड के टाइम पीरियड में आपका जो प्रोमेथियस सर्वर है वो टारगेट रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को स्क्रैप करेगा, ठीक है। तो स्क्रैप इंटरवल हमें समझ आ चुका है। अब बात आती है आपके सेकेंड इवेल्युएशन इंटरवल की। इवेल्युएशन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन इंटरवल का मतलब है जो भी आप रूल्स डिफाइन करते हो अपनी इस पर्टिकुलर प्रोमेथियस डॉट YAML फाइल में, जितने भी रूल्स आप डिफाइन करते हो उन रूल्स को इवेल्युएट किया जाएगा
और यही बता रहा है वो कि किस टाइम इंटरवल पे इवेल्युएशन होगा। जस्ट अ सेकेंड। सो इवेल्युएशन इंटरवल जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, जो भी प्रोमेथेस डॉट यामल फाइल में आपने जो भी रूल्स डिफाइन किए उन रूल्स को इवेल्युएट किया जाएगा इतने इतने टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल अभी हमें दिख रहा है जो रूल फाइल्स है उसके अंदर हम लोगों ने जो रूल फाइल का सेक्शन है ना, उसके अंदर हम लोगों ने बता रखा है रूल्स डॉट यामल, मतलब रूल्स डॉट यामल नाम की एक फाइल होगी जिस फाइल के अंदर आप लोगों ने क्या बता रखे होंगे, अपने कुछ फ्यू रूल्स डिफाइन कर रखे होंगे। रूल्स एज ए लाइक आपके कुछ अलर्टिंग रूल होंगे। सपोज मैंने बोला कि मेरा सीपीयू यूसेज जैसे ही 80% तक जाता है तो मुझे एक अलर्ट जनरेट करके दे देना। अलर्ट एज ए लाइक मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना बाय कोई भी चैनल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल बाय ईमेल, बाय स्लैक और एनी लाइक एनी चैनल, बाय कोई भी नोटिफिकेशन देके तो मुझे पहले ही अलर्ट कर देना उस चीज के लिए। तो वो क्या बोल रहा है, इन्हीं ये जो रूल फाइल जो आपने लिखी है ना रूल्स डॉट यामल, इस फाइल के अंदर आप जो भी रूल डिफाइन करोगे अलर्टिंग से रिलेटेड या कोई भी एग्रीगेटिंग से रिलेटेड अपने रूल्स आप डिफाइन करोगे, उन रूल्स को क्या किया जाएगा, उन रूल्स को चेक किया जाएगा। अगर वो रूल्स आपके करंट सिचुएशन से मैच होते हैं, ठीक है, आपकी उस सिचुएशन से बिल्कुल ठीक जा रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा सीपीयू यूसेज 80% जा चुका है एंड मेरे रूल्स के अंदर भी मैंने लिखा था जैसे सीपीयू यूसेज 80% जाए तो मुझे एक अलर्ट जनरेट करके दे देना। तो इवेल्युएशन इंटरवल में क्या होगा, जैसे ही 15 सेकंड बाद वो इवेल्युएट करने लगेगा आपके रूल्स को, उसको पता चलेगा ये रूल्स बिल्कुल मैच कर रहा है, तो तब जाकर वो एक अलर्ट जनरेट करवाएगा। और अलर्ट कौन जनरेट करेगा उसका एक अनदर कंपोनेंट होता है, बट अभी आप इतना अंडरस्टैंड करो इवेल्युएशन इंटरवल का मतलब है रूल्स को चेक किया जाएगा 15 सेकंड बाद। ठीक है। सो नाउ जैसे मैंने बता दिया आपको सेकंड सेक्शन भी रूल्स अंडरस्कोर फाइल्स का, इसके अंदर आप कोई भी फाइल अपनी बताओगे जिस फाइल के अंदर आप अपने रूल्स डिफाइन करोगे एंड द रूल्स इट अप टू यू, लाइक आप बता सकते हो जैसे आपको ये देखना हो रूल्स के अंदर आपने बोल दिया एचटीटीपी रिक्वेस्ट मुझे दिखा दो, ठीक है, जैसे ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट या फिर सॉरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को साइड करके ये तो एक तरीके से क्वेरी हो गई। आप क्या बोल सकते हो रूल्स के अंदर सीपीयू यूसेज जैसे ही ज्यादा जाए तो मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना, या फिर मेरा कोई भी सर्वर अगर रन आउट ऑफ मेमोरी जा रहा हो तो मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना, कोई भी अगर मेरा सर्वर ओवरलोडेड हो रहा हो तो मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसका एंड ऑफ द रिजल्ट ये हो आपकी एप्लीकेशन डाउन पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप रूल्स अपने क्रिएट करके रख सकते हो। जो रूल्स जैसे ही लगता है ओवर लिमिट हो रहे हैं रूल्स आपके, बेसिकली आपके रूल्स ठीक नहीं है, मतलब रूल से ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें यूज हो रही हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी रूल से मैच कर रहा है, तो आपके अलर्ट जनरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 रूल्स में, लाइक सीपीयू यूसेज एक्स्ट्रा हो गई, ओवरलोड हो गया, रन आउट ऑफ मेमोरी होगी, तो इन 3 रूल्स को मान लो आप लोगों ने इन रूल्स डॉट यामल फाइल में डिफाइन कर रखा है। तो जैसे ये तीनों रूल्स जब इवेल्युएशन टाइम इंटरवल चलेगा, लगता है ये तीनों रूल्स मैच कर रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन से, तब जाकर आपको एक अलर्ट जनरेट होता है। ठीक है। तो वो अलर्ट का एक अनदर कंपोनेंट आएगा, पहले हमें इतना ही अंडरस्टैंड करना था। नाउ द थर्ड, अगर मैं थर्ड सेक्शन की बात करूं, थर्ड ब्लॉक की बात करूं, विच इज आपका क्या है रूल्स डॉट सॉरी स्क्रैप अंडरस्कोर कॉन्फिग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप बेसिकली ये बताते हो, आपने स्क्रैप इंटरवल तो दे दिया लेकिन आप ये तो बताओ स्क्रैप करना कहाँ से है, विच मीन्स आपके मैट्रिक्स को कहाँ से पुल किया जाएगा। तो मैट्रिक्स को पुल करने के लिए आपको भी पता है हमारा मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रोमेथियस सर्वर होता है वो क्या करता है, वो आपके टारगेटेड रिसोर्सेज से पुल अप करता है। ठीक है। तो उन्हीं टारगेटेड रिसोर्सेज से पुल किया जाएगा मैट्रिक्स को। तो उसने बोला है जॉब का नेम आपने प्रोमेथियस रख लिया है। स्टैटिक कॉन्फिग में आपने टारगेट में क्या बताया, लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर 8080 भी दे सकते हो अगर आपका कोई टारगेट रिसोर्स है। और अगर आप यहाँ पे 9090 पोर्ट नंबर अगर आप देखते हो, इसका मतलब है आपका जो इटसेल्फ प्रोमेथियस सर्वर होता है ना, वहीं से क्या किया जा रहा है, आपके मैट्रिक्स को पुल किया जा रहा है। पुल एज इन लाइक आपके मैट्रिक्स वहां टाइम सीरीज डेटाबेस में जाके सेव हो चुके होंगे, उन्हीं को आगे जाकर एक्सपोज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हो क्या होता है, स्क्रैप कॉन्फिग कुछ नहीं होता, जस्ट इसके अंदर आप क्या बताते हो, आप ये बताते हो कि आप अपने टारगेट्स बता देते हो कि मतलब आपका ये पर्टिकुलर टारगेट है, यहाँ से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को पुल करना है। और अगर आपके मैट्रिक्स बाय डिफॉल्टेड एचटीटीपी एंड पॉइंट में एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके एंड पॉइंट जो आपके टारगेट रिसोर्सेज है वहां से एचटीटीपी एंड पॉइंट में ही मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप प्रोमेथियस सर्वर के ऊपर जो मैट्रिक्स आते हैं उन्हीं का ही हेल्थ स्टेटस चेक कर लेते हो, तब जाके हम 9090 पोर्ट नंबर देते हैं, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोमेथियस का पड़ जाता है जब हम लोग प्रोमेथियस का देते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट अगर 9090 आपको दिखता है तो ये प्रोमेथियस सर्वर आपका टारगेट
जनरेट होता है। बट अगर आपको कोई और टारगेट रिसोर्स का दिख रहा है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर जाएगा, वहां के मैट्रिक्स को पुल करेगा, ठीक है, और जॉब का नेम हो जाएगा प्रोमेथियस। तो काफी बार आपने देखा होगा स्क्रैप कॉन्फ़िग के अंदर कुछ नहीं होता, आप जस्ट अपना टारगेट रिसोर्स बता देते हो कि ये पर्टिकुलर टारगेट रिसोर्स है, यहाँ से हमारे डेटा को, हमारे मैट्रिक्स को क्या कर लेना, पुल कर लेना, और कुछ नहीं। तो इन सिंपल लैंग्वेज समझो इन तीनों को। ग्लोबल के अंदर आपका स्क्रैप इंटरवल, कितने कितने टाइम पीरियड बाद स्क्रैप किए जाएंगे मैट्रिक्स को। इवेल्यूशन इंटरवल, कितने कितने टाइम पीरियड बाद रूल्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। रूल डॉट यामल, जैसे आप देख सकते हो फाइल होगी, इस फाइल के अंदर आप अपने रूल्स बता दोगे अलर्ट जनरेट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज योर स्क्रैप कॉन्फिग, जिसके अंदर आप अपने टारगेट बताते हो कि बेसिकली आपका ये टारगेट है, इस सर्वर से आपको मैट्रिक्स को पुल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल लॉन्च करते हैं आफ्टर प्रोमेथियस सर्वर क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ताकि हमारे प्रोमेथियस सर्वर को पता चल सके क्या स्क्रैप करना है और कहाँ से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को इतना तो समझ आ गया कि भाई हम लोगों को किस तरीके से फाइल बनानी है, स्क्रैप कैसे करना है। जैसे अभी आपको याद हो, मैंने अभी एक दो वर्ड्स की बात की थी, लाइक अलर्ट की। मैंने बताया था आपको अलर्ट जनरेट होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से प्रोमेथियस आपके अलर्ट्स को ट्रिगर करता है, किस तरीके से वो अलर्ट जनरेट करता है। तो उसके लिए ना आपके पास क्या होता है, एक अनदर कॉम्पोनेंट होता है। वो कॉम्पोनेंट क्या होता है, वो कॉम्पोनेंट होता है बेसिकली आपका अलर्ट मैनेजर। So let me make the alert manager। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया, अलर्ट मैनेजर, ठीक है। ये अलर्ट मैनेजर के चैनल्स होते हैं, मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो कर सकता है, इसके खुद के स्लैक चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये होता है यहाँ से आपका क्या होता है आपका अलर्ट कैसे जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अलर्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो फाइल होती है प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल, उस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल के अंदर हम लोग हमारे अलर्ट रूल्स लिखते हैं, है ना। अलर्ट रूल्स एज इन लाइक हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहीं से आपने इस चीज को, इसको एक और चीज अंडरस्टैंड कर लो, ये एचटीटीपी सर्वर से ही आपके इसी एंड पॉइंट से आपके रूल्स आते हैं। मतलब ये जो मैट्रिक सेव होता है ना, यहाँ जाता है एचटीटीपी सर्वर के पास, देन जाके आपके अलर्ट जनरेट होते हैं। तो क्या होता है, आपकी जो कॉन्फ़िग फाइल होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपकी रूल्स अंडरस्कोर फाइल्स कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर आपने एक फाइल लिखी है रूल्स डॉट यामल। अब मान लो आपने इस रूल्स डॉट यामल फाइल के अंदर आपने 3 रूल बता दिए, जैसे मैंने बताया सीपीयू यूसेज अगर 80% जाता है तो क्या कर देना, मुझे नोटिफाई कर देना पहले ही, कि ज्यादा ना चले जाए, ओवरलोडेड ना हो जाए मेरा सर्वर, तो मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना। मैंने बोला कि मेरा कोई भी सर्वर रन आउट ऑफ मेमोरी ना जाए, तो मुझे पहले ही नोटिफाई कर देना। अब ये नोटिफाई करने के लिए क्या करता है, जो भी रूल्स आप अपनी रूल्स फाइल में लिखते हो, उन रूल्स को वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या करता है, आपको अलर्ट जनरेट करके दे देता है। तो जो अलर्ट जनरेट करता है, उसके लिए आपके पास एक अनदर कंपोनेंट होता है जिसका नेम होता है अलर्ट मैनेजर। तो जैसे ही आपके रूल्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उन पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उनसे मेट होते हैं, उनसे मैच करते हैं, एज इट इज सेम करंट सिचुएशन भी वैसी ही होती है, तब जाके आपके अलर्ट जनरेट किए जाते हैं, तब जाके आपका एक अलर्ट ट्रिगर होता है विद द हेल्प ऑफ अलर्ट मैनेजर। और ये अलर्ट मैनेजर आपको अलर्ट कैसे करता है, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपको अलर्ट करता है विद इट्स ऑन चैनल। इसके खुद के कुछ चैनल होते हैं, या तो ईमेल के थ्रू करेगा, ठीक है, या फिर कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ मैसेज भेज देगा, सो एनीथिंग इन एनी वे, ये आपको एक नोटिफिकेशन देगा, आपको एक नोटिफाई कर देगा कि देख लो, आपको एक अलर्ट जनरेट करके देगा कि देख लो, देखो आपके ये रूल से ज्यादा चीजें यूज हो रही हैं, एक्सेसिव अमाउंट में जा रहा है सब कुछ, आप इसको ठीक कर लो। अब आप ठीक कर लोगे टाइम पे, तो आपकी
एप्लीकेशन डाउन टाइम फेस नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई अलर्ट मैनेजर हम लोग यहाँ पे रखते हैं इतने बड़े इंफ्रा पर, इतने बड़े वर्क फ्लो में, ताकि हम हर चीज को एक स्मूथली वे में रन कर सके। तो हमें पता चल गया HTTP सर्वर के ऊपर हमारा जो डेटा आता है, ठीक है, ताकि हम उस डेटा को डिस्प्ले कर सके, उन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करके विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में देख सके। तो हम लोग उसको देखने से पहले हम उसके अंदर के अलर्ट्स को भी इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो अलर्ट्स को जब देखा जाता है इन द 15 सेकेंड्स ऑफ टाइम पीरियड, जैसे आपके इवैल्यूएशन टाइम इंटरवल में दे रखा होगा, तो उसको जब इवेल्युएट किया जाता है और पता चलता है ये रूल हमारी करंट सिचुएशन से, हमारे वर्कफ्लो की जैसी सिचुएशन है उससे मैच कर रहा है, तब जाके आपके अलर्ट जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ अलर्ट मैनेजर, ठीक है। तो ये होता है आपके अलर्ट मैनेजर का काम। अब बात आती है, इतना तो हमें पता चल गया, मेन क्वेश्चन अब ये आता है कि ठीक है, अलर्ट मैनेजर का हमें पता चल गया, पुश गेटवे हमें पता चल गया, एक्सपोर्टर का पता चल गया, तो इन एट द एंड अगर हम बात करें, डेटा यहाँ पे जब आता है, आपका मैट्रिक्स जब आपका यहाँ पर पहुंचता है, तो वो मैट्रिक्स उसके बाद डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और वो डेटाबेस में जब जाके स्टोर होता है, तो HTTP सर्वर का काम होता है पहले तो अलर्ट जनरेट करना, उसके अकॉर्डिंग अगर अलर्ट्स नहीं है तो वो क्या करे, उस पर्टिकुलर डेटा को डिस्प्ले करके हमें प्रोवाइड करे इन अ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में, लाइक ग्राफ के फॉर्मेट में हमें दे, कोई टेबल ऑफ डेटा फॉर्मेट में हमें दे, किसी भी फॉर्मेट में हमें वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जनरेट करके दे। तो HTTP सर्वर कहता है वो डायरेक्ट तो आपको ऐसे जनरेट नहीं कर सकता, आपको उसके लिए कुछ अनदर कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है। और वो कंपोनेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोमेथियस कहता है आपके पास कंपोनेंट अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका, आप प्रोमेथियस का खुद का यूजर इंटरफेस यूज करो, ठीक है। प्रोमेथियस का खुद का एक इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस होता है प्रोमेथियस वेब यूआई, ठीक है। उस इंटरफेस का यूज करके आप अपने मैट्रिक्स को एक डैशबोर्ड में, एक सिंगल डैशबोर्ड में देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको विजुअलाइज फॉर्मेट में आपको दिखता है, ग्राफ शो होगा, या जिस तरीके से आप क्वेरी करोगे उस तरीके से आपको डेटा आपका शो होगा, डिस्प्ले होकर आएगा आपके सामने। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया वेब यूआई प्रोमेथियस का, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, आप अदर कोई भी विजुअलाइजेशन टूल का यूज कर सकते हो सच एज ग्राफाना। अब क्वेश्चन ये आता है, HTTP सर्वर कहता है कि आप डायरेक्ट इन दोनों आपके विजुअलाइजेशन टूल या फिर वेब यूआई के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकते और वहां पे सीधा क्या कहते हैं डिस्प्ले करके देख नहीं सकते, आपको उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, क्वेरी करनी पड़ती है कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपना डेटा देखना है, आपको मैट्रिक देखना है। अब मैट्रिक में क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आपको देखनी है कि HTTP रिक्वेस्ट कितनी ड्यूरेशन है, कितनी काउंट आई है, टोटल कितनी HTTP रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, ड्यूरेशन कैसी है उसकी, ठीक है, ये सब मुझे देखना है, ये मैट्रिक मुझे देखना है। तो उसके लिए आपका प्रोमेथियस आपको कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले तो क्वेरी करो उससे रिलेटेड। तो आपके पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नेम होता है प्रोमेथियस की, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज, विच मींस PromQL क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब है आप क्वेरी करते हो, और वो क्वेरी कैसे करते हो, जैसे आपको दिख रहा है, मैंने एक क्वेरी डाली, मैंने कहा कि मुझे HTTP रिक्वेस्ट की ड्यूरेशन देखनी है, तो ये मेरी एक क्वेरी है, एक मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये क्वेरी आप किससे करते हो, ये क्वेरी आप करते हो अपने HTTP सर्वर से, नहीं तो आप अपने डेटाबेस से करते हो ये क्वेरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। आप इससे क्वेरी करोगे HTTP सर्वर के थ्रू, आपकी ये क्वेरी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। इनमें अगर आपकी जो मैट्रिक्स है उसके पास HTTP एंड पॉइंट है, तो आपने जो PromQL से क्वेरी की है वो एक्सेप्ट की जाएगी, एंड देन जाके आपको यही क्वेरी के फॉर्मेट में अपना जो मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले होगा, किसके ऊपर, अगर आप वेब यूआई से देखना चाहते हो तो इसके ऊपर होगा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्टेड आपका प्रोमेथियस के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, और ये एक बड़ा सा इंटरफेस होता है, प्रोमेथियस का खुद का इंटरफेस होता है, जिसके ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अपना डेटा देख सकते हो इन विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में, ठीक है, सब कुछ देख सकते हो, चार्ट फॉर्मेट में देख सकते हो, ग्राफ फॉर्मेट में देख सकते हो, इन एनी वे। तो आप क्या करते हो, PromQL क्वेरी लैंग्वेज से क्वेरी करते हो अपने मैट्रिक्स की, जब क्वेरी एक्सेप्ट की जाती है तब जाके आपको वो पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले होता है अपने वेब यूआई। अब हम लोग क्या करने लगे आज के टाइम पे, हम लोग अदर विजुअलाइजेशन टूल यूज करने लगे हैं, वो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू खुद की वेब यूआई से, प्रोमेथियस के। तो हम लोग विजुअलाइजेशन टूल के लिए कैसे, हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है मार्केट में विजुअलाइजेशन के, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया ग्राफाना। तो ग्राफाना आप एक ऐसा विजुअलाइजेशन टूल है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, प्रोमेथियस के साथ इंटीग्रेट कराना पड़ता है, एंड इंटीग्रेशन होते ही आप जब अपनी क्वेरी करते हो, क्वेरी एक्सेप्ट होती है, तब जाके आप ग्राफाना के ऊपर, ग्राफाना का खुद का एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हो, एंड डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरा का पूरा मैट्रिक डिस्प्ले होकर आता है कि किस तरीके से आपका डेटा आपके सामने लाइक शो हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन
क्या आई है, कितनी काउंट आई है, टोटल कितनी HTTP रिक्वेस्ट आपकी आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर आई है, तो ये सब कुछ आपको डिस्प्ले होकर आएगा इन अ विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप उसके लिए कोई विजुअलाइजेशन का टूल यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज द प्रोमेथियस वेब यूआई भी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो होता है प्रोमेथियस का, जो इस तरीके से काम करता है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये ना बेटर वे अंडरस्टैंड होगा कि किस तरीके से सब कुछ आपस में काम कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा आपस में कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, सो या सो यही है आपका प्रोमेथियस, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमेथियस server and its component, so that you can get a better understanding of all these things. एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको और चीज यही बोलूंगी कि आप जो ऑन डॉक्यूमेंटेशन होती हैं आपके उन पर्टिकुलर टूल्स की, आप उनको भी जाके पढ़ो, ताकि आपको और ज्यादा डीप नॉलेज मिल सके आपको उस पर्टिकुलर टूल की, जो भी टूल आप पढ़ रहे हो। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो या लेट्स मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्रोमेथियस। सो ओके, बाय गाइस।